इधर उधर रिपोर्टर से बचने के बाद यश ने अपनी कार में ईगल ट्रेनिंग बेस में एंटर किया। उसकी कार में उसके साथ सौरभ और सलोनी थी, जिसके हाथ बंधे हुए थे। वहां पर फॉक्स, विंड और टैंक ऑलरेडी पहुंच चुके थे। बीच में उन्होंने अपनी वॉकी पर इंटरेक्ट भी कर लिया था। बेस पर पहुंचते ही यश ने सलोनी को अपनी कार से बाहर निकाला और फॉक्स को ऑर्डर देते हुए बोला, इस लड़की को जेल में डाल दो और इसकी खातिरदारी का प्रोसेस शुरू कर दो। सलोनी ने फिर से प्लीड करते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है और ना ही मैं किसी से कुछ भी बताऊंगी। प्लीज जाने दो। देखो मैं भी पुलिस में हूँ, इस तरह बिना किसी रीजन के तुम लोग मुझे कैद नहीं करके रख सकते। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बात का यश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो फिर उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो वहां पर टेररिस्ट से लोगों को बचाने के इरादे से आई थी। मुझे पता होता तो मैं शायद आती ही नहीं। उसकी बातों से यश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने इशारा किया और फॉक्स और विंड उसे पकड़कर खींचते हुए लेकर जेल की तरफ निकल गए। उसके जाने के बाद सौरभ ने यश से पूछा, तुम सलोनी के साथ क्या करने वाले हो? कैसी खातिरदारी की बात चल रही है यहाँ पर? कहीं तुम लोग उसे टॉर्चर तो नहीं करोगे? यश ने सौरभ से कहा, हम पहले इसकी आइडेंटिटी का पता लगाएंगे और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि इसे किन किन चीजों के बारे में जानकारी है। ये पता लगाना जरूरी है कि ये हमारा पीछा क्यों कर रही थी और कितनी देर से कर रही थी और इसे किसने भेजा था। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये तो हम संभाल लेंगे। आज बहुत हेक्टिक दिन रहा है और तुमने बहुत कमाल का काम किया है। आई एम श्योर कि तुम थके हुए होंगे, जाओ थोड़ा आराम कर लो। सौरभ वहां से जाने के लिए मुड़ा और तभी यश ने उससे कहा, सौरभ, तुम्हारे साथ काम करके आज बहुत मजा आया। तुमने जितनी बहादुरी से आज सब कुछ हैंडल किया और इतनी बड़ी प्रॉब्लम से सबको निकाला, वो वाकई काबिले तारीफ है। सौरभ ने उसके बाद यश से और कुछ नहीं पूछा और उससे बात करने के बाद वो डॉर्मेट्री में आराम करने के लिए चला गया। आज के दिन काफी लेट हो चुका था, रात हो चुकी थी, इसीलिए सौरभ ने तय किया कि वो अगले दिन सुबह वहां से निकलेगा। सौरभ के अंदर से जो बुरी शक्तियां गायब हुई थी, उससे वो काफी आराम महसूस कर पा रहा था। डॉर्मेट्री पहुंचते ही वो बिस्तर पर पड़ गया। वो काफी थका हुआ तो था ही और ऊपर से बुरी शक्तियां भी उस पर से हट गई थीं। इसलिए आज की रात उसे बहुत चैन की नींद आई और जब उसकी आंखें खुली तब सुबह के 10 बज चुके थे। सौरभ ने जैसे ही टाइम देखा, वो उठकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। तैयार होके वो डॉर्मेट्री से बाहर निकलकर यश और बाकी सभी को गुड बाय बोलने के लिए गया और उनसे बोला, दोस्तों, जाने का वक्त आ गया। मन तो नहीं है लेकिन क्या करूं, सब लोग परेशान होंगे, मेरा इंतजार भी कर रहे होंगे। यश ने उससे गले मिलते हुए कहा, अब तो तुम वैसे भी हमारी टीम का हिस्सा हो, कभी भी जरूरत होगी तो हम लोग हमेशा हाजिर रहेंगे और वैसे ही फिर से अपने दोस्तों के साथ शहीद स्थान पर चलेंगे। सौरभ ने बस हाँ में नॉट कर दिया। फॉक्स ने भी कहा, वाकई मजा आया काम करके तुम्हारे साथ और कल तो वाकई कमाल का दिन था। इतना एडवेंचरस डे तो शायद हम लोग अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद सब लोगों ने सौरभ से हाथ मिलाया और फिर सौरभ ने कहा, कोई मुझे इस बेस से बाहर तक छोड़ दो, वरना अगर मैं अकेला बेस की एंट्रेंस पर पहुंचूंगा तब मुझे वहां के सोल्जर रोक लेंगे और बाहर नहीं जाने देंगे। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो सही है तुम्हारी, यहाँ की सिक्योरिटी के पूरे प्रोसेस से तो तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। कोई नहीं, फॉक्स तुम्हें बाहर तक छोड़ देगा। क्यों फॉक्स? लेकिन फॉक्स कुछ सोच रहा था। कल की रात उन लोगों को पता चला था कि सौरभ फॉर्च्यून टेलर था। वो लोगों के चेहरे देखकर उनका भविष्य बता सकता था। इसीलिए फॉक्स ने अचानक सभी से कहा, यार सौरभ फ्यूचर बता लेता है, तो सौरभ क्यों नहीं जरा हम लोगों के चेहरे पढ़ करके हमारा भी भविष्य बताओ, थोड़ा हम लोग भी अपना फ्यूचर समझ लें। वैसे भी हम लोगों को अगर पता चल जाएगा तो हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। सौरभ ने उनसे मजाक करते हुए कहा, तुम सभी के फेस को कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे चेहरों पर एक्सप्रेशंस ही इतने कम होते हैं कि एनालाइज कैसे करूंगा। अच्छा रुको, ट्राई करता हूं। सौरभ ने उन लोगों के चेहरे एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों के चेहरे देखकर सौरभ के चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी कंफ्यूजिंग हो गए थे। इतनी कम डिटेल्स थी कि सौरभ काफी देर तक तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फॉक्स ने दांत फाड़ते हुए सौरभ से पूछा, क्या हुआ सौरभ, क्या तुम्हें हमारे चेहरे पर कुछ अजीब दिख रहा है? कुछ दिख भी रहा है या नहीं?
अगर तुम कुछ भी कहना चाहते हो तो क्लियरली कह दो। अगर तुम हमें यह भी बताओगे कि कल हम लोग मारे जाएंगे तो भी हमें अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है जिसमें किसी को नहीं पता कि वो कल का सूरज देखेगा भी या नहीं। लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम खुद ही कंफ्यूज हो। बताओ ना, क्या एनालाइज किया तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में? फॉक्स फिर से हंसने लगा। वैसे तो फॉक्स फॉर्चून टेलिंग में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन जब से उसने सौरभ के चमत्कार देखे थे तब से वो उससे इम्प्रेस था। सौरभ ने टैंक को गौर से देखने के बाद कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम आगे के 3 महीने किसी भी मिशन पर मत जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा टाइम नहीं है ये। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों की भी जान को खतरा होगा। मैं बस इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ। सौरभ की बात सुनकर टैंक जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसे देखकर सौरभ के चेहरे पर कोई हंसी नहीं आई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि सौरभ मजाक नहीं कर रहा था। टैंक ने जब सौरभ को इतना सीरियस देखा तो वो भी चुप हो गया। वो टैंक को काफी सीरियस बात बता रहा था और उसकी बातों में सच्चाई थी। इससे पहले कि अब वहां का माहौल और संगीन होता, यश ने बाकी सभी से कहा, तुम लोग ट्रेनिंग कंटिन्यू करो, मैं सौरभ को उसके होटल तक छोड़कर आता हूँ। और सुन लो, अगर तुम लोग चाहो तो आज चिल करो। सौरभ ने जाने से पहले उन सबसे एक बार फिर से हाथ मिलाया और उसके बाद यश के साथ निकल गया। यश ने अपनी कार स्टार्ट की और वो लोग निकल गए। ट्रेनिंग बेस से होटल तक यश एकदम खामोश था। सौरभ उससे बात करना चाह रहा था, लेकिन यश के एक्सप्रेशंस को देखकर वो उससे कुछ बोल नहीं पाया। अब सौरभ का होटल काफी नजदीक था, पर आखिर में यश ने सौरभ से पूछ ही लिया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने टैंक के चेहरे पर ऐसा क्या देखा कि तुमने उसे नेक्स्ट 3 महीने किसी भी मिशन पर जाने से मना कर दिया? सौरभ को यश के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो उससे कुछ सवाल करने वाला है, इसलिए वो यश के सवाल से चौंका नहीं था। सौरभ ने यश को बताया, आगे के 3 महीने में टैंक की जिंदगी में एक बहुत जबरदस्त डिजास्टर आएगा और ये डिजास्टर उसकी जिंदगी से रिलेटेड होगा। ये डिजास्टर तुम्हारे मिशन की वजह से आएगा और उन्हीं 3 महीनों में आएगा जिनमें मैंने उसे सतर्क रहने के लिए कहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम लोगों की जिंदगी पर भी उसका असर आएगा। इसीलिए मैं उससे कह रहा था और तुम्हें भी बता रहा हूं कि उसे अभी से बाकी सारे सीन्स से दूर करना शुरू कर दो। इनफैक्ट अभी आ जाएगा तो उसे शुरू से ही थोड़ा अवॉइड करो। सौरभ की बात सुनकर यश ने उससे पूछा, तो क्या 3 महीने तक सब कुछ टाल देने से कोई परेशानी नहीं आएगी? मतलब वो बच जाएगा और सब ठीक हो जाएगा? सौरभ ने उसे बताया, अगर इन 3 महीनों में कुछ नहीं होता तो ये समझ लेना कि खतरा टल गया है। ये टाइम बहुत ही क्रूशल है टैंक की लाइफ के लिए और मुझे लगता है कि अगर उसे बाहर फील्ड के काम पर नहीं भेजा जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसी इंट्यूशन आ रही है मुझे। यश को मालूम था कि सौरभ की इंट्यूशन जनरली तो गलत हो ही नहीं सकती थी, इसलिए उसने सौरभ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बातों को मैं ध्यान में रखूं। अच्छा हुआ फॉक्स ने मजाक में पूछ लिया और इतनी बड़ी बात हमें पता चल गई। और एक बात, तुम्हारे साथ काम करके बहुत मजा आया। तुमने आज ऐसा काम कर दिया है जिसने बहुत लोगों की जिंदगी बचाई है। ये बात इतनी बार उन लोगों ने कह दी थी कि अब सौरभ को उसे सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सौरभ उसे गुड बाय कहकर अपने होटल की तरफ चल पड़ा। होटल में घुसने के बाद सौरभ ने अपना फोन निकाला और उसे पता चला कि उस फोन की बैटरी डेड थी। जब से सौरभ ईगल बेस कैंप में था तब से उसे फोन के बारे में ज्यादा होश नहीं था, क्योंकि वहां पर पहले ही सिग्नल्स नहीं आते थे और उसे नहीं मालूम था कि इस बीच उसके फोन की बैटरी डेड हो जाएगी। सौरभ ने अपने रूम में जाते ही सबसे पहले अपने फोन को चार्ज पर लगाया और जैसे ही उसने अपना फोन स्विच ऑन किया, उसके फोन में मैसेज की बाढ़ आ गई और साथ ही बहुत सारी मिस्ड कॉल्स भी। उन सभी मिस्ड कॉल्स में से 3 मिस्ड कॉल्स राज की थी और 2 काव्या की। इनके अलावा एक अननोन नंबर से उसे मिस्ड कॉल आई हुई थी और बाकी बची हुई जितनी भी मिस्ड कॉल्स थी वो उसके कजिन महेश की थी। सौरभ ने जैसे ही काव्या का मैसेज देखा तो उसमें लिखा था कि दीपक श्रीवास्तव के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से वो बेहोश है। इसीलिए तुम जब भी ये मैसेज पढ़ो मुझे फौरन कॉल करना। काव्या का ये मैसेज देखकर सौरभ घबरा गया और सोचने लगा कि दीपक श्रीवास्तव को क्या हुआ होगा। सौरभ ने काव्या को तुरंत कॉल किया
और काव्या के फोन पिक करते ही उसने पूछा, काव्या, क्या हो गया दीपक श्रीवास्तव को? कहाँ हो तुम? काव्या ने उसे बताया, हम लोग अभी सिटी हॉस्पिटल में हैं, तुम यहीं आ जाओ हॉस्पिटल में, बाकी बातें मैं तुमसे यहीं बताऊंगी, बस तुम जल्दी आ जाओ। काव्या ने बस इतना कहकर फोन काट दिया। सौरभ को सिटी हॉस्पिटल पहुंचने में आधे घंटे की जरूरत थी। काव्या का फोन रखते ही सौरभ ने बुलंद तलवार अपने हाथ में उठाई और अपने रूम से वहां जाने के लिए निकल पड़ा। सौरभ ने टैक्सी ली और वो सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। सौरभ को अस्पताल में देखकर काव्या के चेहरे पर मुस्कान थी। अब सौरभ काव्या के पीछे पीछे चलने लगा। काव्या ने सौरभ को बताया, दीपक श्रीवास्तव पिछले दिन अचानक कोमा में चला गया और अब तक इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उसे होश नहीं आया। डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है। उसकी ब्रीदिंग भी स्टेबल है, लेकिन उसके बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सौरभ, जब सब बॉडी फंक्शन नॉर्मल है तो वो अचानक कोमा में कैसे जा सकता है? काव्या ने अस्पताल की एंट्रेंस से दीपक श्रीवास्तव के वार्ड तक के रास्ते में सौरभ को ये सारी बातें बताई। दीपक श्रीवास्तव की हालत के बारे में सुनकर सौरभ घबराया हुआ था। सौरभ ने पूछा, दीपक श्रीवास्तव है कहां पर अभी? काव्या ने सौरभ को बताया, अभी दीपक श्रीवास्तव को ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू वार्ड में रखा गया है, क्योंकि उन लोगों को उसे ट्रीट करने का कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक कि उसको क्या हुआ है यह भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या होने वाला था आगे? क्यों अचानक से दीपक श्रीवास्तव कोमा में चला गया था? क्या ये सब दीपक श्रीवास्तव की साली कनिका के कारनामों का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज था? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सौरभ ने कुछ देर तक दीपक श्रीवास्तव को वार्ड के बाहर से खड़े होकर ही देखा। जैसे ही सौरभ दीपक श्रीवास्तव के वार्ड में घुसा, उसने देखा कि पायल दीपक के बेड के साइड में खड़ी होकर उसे गौर से देख रही थी और पायल के साथ पड़े एक सोफे पर एक छोटी सी बच्ची सो रही थी। सौरभ को वार्ड में देखकर पायल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दीपक श्रीवास्तव के इस तरह बेहोश हो जाने ने पायल के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस हादसे के बाद पायल, जो पहले ही बहुत कमजोर थी, वो और ढली हुई नजर आ रही थी। सौरभ दीपक श्रीवास्तव के बेड के नजदीक गया और दीपक श्रीवास्तव को देखकर सौरभ को ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत चैन की नींद सो रहा था। पायल ने सौरभ को बताया, कल रात दीपक स्टडी में अपना काम कर रहे थे और अचानक से एक जोर की गिरने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो ये बेहोश होकर गिरे हुए थे। मैं जब इन्हें लेकर हॉस्पिटल आई तो पता चला कि ये कोमा में चले गए हैं। यहाँ डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें आखिर हुआ क्या है, इसलिए इन्हें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। सौरभ ने ध्यान से दीपक श्रीवास्तव को देखा और उसके सर के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद सौरभ ने दीपक श्रीवास्तव के माथे को 3 बार अपने हाथों से छुआ और उसके मुंह से निकला आत्मा आजाद। ये नाम सुनकर काव्या और पायल को समझ नहीं आया कि उस शब्द का क्या मतलब था। काव्या ने पूछा, सौरभ, इसका क्या मतलब है? सौरभ ने उन्हें बताया, पुराने समय में कुछ बहुत ही महान लोग ऐसे होते थे जो अपनी आत्मा को आजाद कर देते थे ताकि वो आराम से स्वर्ग और धरती के बीच के फासले को जान सकें और इस दुनिया में अपने आने के मतलब को पहचान सकें। उनकी आत्मा इस लोक से उस लोक के बीच में ट्रेवल कर सकती थी। सौरभ की बात सुनकर काव्या ने उससे पूछा, तुम्हारा मतलब है दीपक श्रीवास्तव की आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया है? ये बात सुनकर पायल की तो जैसे जान ही निकल गई। सौरभ ने उसे बताया, ये एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ये स्टेप कर पाते हैं, और वो भी पुराने समय की बात है। बहुत ज्यादा साधना की जरूरत होती है ऐसे स्टेप्स के लिए। दीपक जी कैसे अपने शरीर से अपनी आत्मा को आजाद कर सकते हैं? इनके अंदर ऐसी शक्तियां नहीं हो सकती, और अगर होती भी तो ये खुद ऐसा क्यों करते? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, जरूर इनकी आत्मा को किसी और ने उनके शरीर से आजाद किया है। सौरभ की बात सुनकर पायल जोर से चीखने, चिल्लाने और रोने लगी। उसने सौरभ के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, तुम ही हमारे परिवार को बचा सकते हो। इन्होंने तो कभी कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, तो अचानक से कैसे इनकी आत्मा इनके शरीर से अलग हो गई? प्लीज इन्हें बचा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन इन्हें बचा लो। काव्या ने तुरंत ही पायल को पकड़ लिया और उन्हें सांत्वना देने लगी। सौरभ ने पायल से कहा,
पायल दीदी शांत हो जाइए, हौसला रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि दीपक जी की आत्मा खुद ब खुद उनके शरीर से आजाद नहीं हुई है, बल्कि उसे जबरदस्ती छीना गया है। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं उनकी आत्मा को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें दीपक जी को घर वापस ले चलना होगा, क्योंकि यहाँ अस्पताल में उन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रखने से उनका कोई भला नहीं होगा और मैं यहाँ पर कोई पूजा पाठ या तंत्र का भी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। सौरभ ही पायल की आखिरी उम्मीद था, इसीलिए पायल ने सौरभ से कहा, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जो भी तुम करना चाहो, जैसे भी तुम कहो, हम सब वैसा ही करेंगे। अब बस तुम पर ही भरोसा है। ये भी तुम पर भरोसा करते थे। अगर तुम्हें लगता है कि इन्हें घर लेकर चलना चाहिए तो चलते हैं। सौरभ की काबिलियत देखने के बाद दीपक ने भी पायल से उसकी काफी तारीफें की थी, इसीलिए पायल को सिर्फ सौरभ पर ही भरोसा था। उसे अंदर ही अंदर ये विश्वास था कि वो सौरभ ही था जो उसके पति की आत्मा को वापस ला सकता था। पायल ने बाहर जाकर डॉक्टर को बताया, हम लोग इन्हें वापस घर ले जा रहे हैं, आप जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करवा दीजिए। डॉक्टर उसकी बात सुनकर एकदम हैरान रह गया। उसने कहा, अरे आपके होश तो ठिकाने हैं मैम, ऐसी कंडीशन में इन्हें लाइफ सपोर्ट से हटाना बहुत रिस्की है और अभी तो इनकी प्रॉब्लम को डायग्नोज भी नहीं किया गया है। पायल ने कहा, मैं समझ रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, आप प्लीज फॉर्मेलिटीज को प्रोसीड करवाइए जल्दी से। डॉक्टर ने उसे इसके लिए मना किया, लेकिन फिर भी पायल ने जबरदस्ती डिस्चार्ज पेपर्स पर साइन कर दी, क्योंकि अब वो दीपक को अस्पताल में नहीं रखना चाहती थी। डॉक्टर्स की टीम ने फिर से पायल से कहा, मैम आप सोच लीजिए फिर एक बार, आप इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। पायल ने उन सभी डॉक्टर्स का मुंह ये कहकर बंद कर दिया, अस्पताल में रहने का क्या मतलब, जब आप लोग यही नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे हस्बैंड कोमा में क्यों चले गए। आप तो अभी तक डायग्नोज ही नहीं कर पाए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप लोग गारंटी दें कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर देंगे तो बताइए, मैं इनको रखूं यहाँ फिर, वरना हमें चुपचाप यहाँ से जल्दी निकल जाने दीजिए। पायल ने वहां अपने साथ वाले बेड पर सो रही ईशा को उठाते हुए बोला, चलो उठो बेटा, पापा को हम घर लेकर जा रहे हैं। ईशा ने धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी आंखें खोली और वो पायल का हाथ पकड़कर उसके साथ चल पड़ी। उसे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा के साथ क्या हो रहा था। जब सौरभ ने देखा कि पायल इतने प्यार से ईशा से बात कर रही थी और उसका ख्याल रख रही थी, तब उसने धीमी आवाज में काव्या से पूछा, क्या दीपक जी ने पायल को उस काले पत्थर के बारे में नहीं बताया जो ईशा ने उस ड्रॉअर में रखा था और जिसकी वजह से पायल के 2 मिसकैरेजेस भी हो गए थे। काव्या ने सौरभ से कहा, दीपक जी ने पायल को सब कुछ बता दिया था, उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। सौरभ कंफ्यूज्ड था, क्यों दीपक के सब कुछ बता देने के बाद भी पायल ईशा से इतना प्यार जता रही थी। और ये सवाल उसने काव्या से किया, ये बताओ कि ये सब कुछ जानने के बाद पायल दीदी ने ईशा के प्रति कोई गुस्सा या नफरत नहीं दिखाई। ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज है और मैं तो कहूंगा कि बहुत ही कमाल की बात है। जिसके जवाब में काव्या ने सौरभ को बताया, ऐसा इसीलिए है क्योंकि पायल दीदी सच में दीपक जी से बहुत प्यार करती हैं। वो दीपक जी के लिए कुछ भी कर सकती हैं। देखा नहीं तुमने, रो रो कर उनकी क्या हालत हो गई है। काव्या ने आगे बोला, ईशा दीपक जी का खून है और पायल दीदी दीपक जी को कभी बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, वो उस दुख को दबाने के लिए खून का घूंट जरूर पी सकती हैं, लेकिन ईशा दीपक जी की जान है और दीपक जी पायल दीदी की जान है। इसीलिए पायल दीदी ने ईशा को माफ कर दिया। और वैसे भी उन्हें भी ये बात पता है कि ईशा जस्ट एक बच्ची है अभी, और इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। उन्हें लगता है कि उससे ये सब कुछ करवाया गया था। पायल की दीपक की तरफ ये बेपनाह मोहब्बत देखकर सौरभ को भी अब दीपक से थोड़ी बहुत जलन होने लगी थी। इतनी अच्छी औरत उसकी बीवी थी जो उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार थी। वो लोग दीपक की बॉडी को कार में रखकर उसके विला के लिए निकल गए। विला में पहुंचकर सौरभ ने वहां के बॉडीगार्ड से बोला, दीपक जी को उठाकर ऊपर वाले हॉल में ले चलो और उनको वहां सोफे पर लेटा दो। बॉडीगार्ड ने फौरन वैसा ही किया। इसके बाद सौरभ ने उस बॉडीगार्ड को एक लिस्ट थमाई और कहा, ये सारा सामान बाजार से जाकर ले आओ और कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके लेकर आना, इनकी बहुत जरूरत है। गार्ड तुरंत वहां से मार्केट के लिए निकल गया। सौरभ ने पायल और काव्या से कहा, चाहे जो भी हो जाए,
आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दीपक जी को कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए और ना ही उनके पास आए, ठीक है? काव्या और पायल ने उसकी बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई। सौरभ ने उसके बाद पायल से कहा, दीदी कुछ अगरबत्तियां ले आइए अगर घर में हो तो। पायल उसके बाद जल्दी से कुछ अगरबत्तियां लेकर आई और उसने उन्हें सौरभ को दे दिया। सौरभ ने जल्दी से अगरबत्तियां जलाई और दीपक की बॉडी के सामने बैठ गया। उसके बाद उसने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अगरबत्ती को फिर उसने उठाकर दीपक की बॉडी के चारों तरफ फिराया और फिर उसके बाद मन ही मन अपने गुरु बाबा भैरवनाथ से उसने प्रार्थना की, ये दीपक श्रीवास्तव बहुत ही सीधे और अच्छे आदमी हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इनके ऊपर से इस साए की ताकत को हटाकर इनकी सोल को रिस्टोर करने में सक्सेसफुल हो जाऊं। धुएं का एक गुबार सा उठा उसी वक्त और सौरभ के इर्द गिर्द घूमकर हवा में गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सर्कल बन गया था। उसके बाद सौरभ वहां से उठ गया और उसने ये रियलाइज किया कि घर में इस वक्त काफी लोगों की एनर्जी और थी। शायद वहां पर और भी लोग थे घर में काम करने वाले, लेकिन सौरभ पूजा के वक्त नहीं चाहता था कि घर में कोई और भी हो और उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब करे। इसलिए सौरभ ने पायल से कहा, मैं दीपक जी की स्टडी में जा रहा हूं, जैसे ही सारा सामान आए उसे वहां पर भेज देना। जाते जाते सौरभ को कुछ सूझा और उसने पलट कर पायल से कहा, पायल दीदी एक काम करो, घर के सारे नौकरों को और काम करने वालों को आज घर भेज दो। घर में हम चारों के अलावा और कोई नहीं चाहिए। पायल ने कहा, तुम जो भी कहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी सबकी छुट्टी कर देती हूँ आज के लिए। सौरभ ने देखा कि पायल की आंखों में आंसू थे। ये देख के सौरभ ने कहा, क्या हो गया दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? पायल ने रोते हुए कहा, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी। इनके बिना जीना मैंने इमेजिन ही नहीं किया है। जब से होश संभाला है और समझदार हुई हूं, मैंने इनके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं की है। काव्या भी पास में आकर खड़ी हो गई थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। सौरभ ने उन्हें फिर से दिलासा देते हुए कहा, दीदी आप विश्वास रखिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और कुछ भी हो जाए दीपक जी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप बस हौसला रखिए और मैं जैसा कहूंगा वैसा करते जाइएगा। आप लोगों की मदद से ही मैं इस काम को अंजाम दे पाऊंगा। बस हौसला रखिए, आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं चलता हूँ, वक्त बहुत कम है और मुझे तैयारी करनी है। ऐसा कहकर सौरभ दीपक की स्टडी में चला गया और वहीं पर उसने बॉडीगार्ड से कहा गया सामान मंगवाया। इस वक्त हॉल में सिर्फ काव्या, पायल, दीपक और ईशा मौजूद थे। काव्या ये जानती थी कि सौरभ को अपनी खूबियां एक्सपोज करने का कोई शौक नहीं था और ना ही वो कभी शो ऑफ करता था। इसलिए उसने चुपचाप स्टडी के अंदर सब सामान मंगवाया था। काव्या ने देखा कि ईशा बहुत मायूस होकर दीपक को देख रही थी। उसने ईशा को अपने से चिपका लिया। ईशा ने बहुत मासूमियत के साथ पूछा, पापा को क्या हुआ है? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? पापा इस तरह से कब तक सोते रहेंगे? उसके सवाल सुनकर काव्या की आंखें और भी भर गई और उसने कहा, पापा बहुत जल्दी उठ जाएंगे, वो भी आराम कर रहे हैं। जब उनकी नींद पूरी हो जाएगी वो उठ जाएंगे। समहाउ काव्या के जवाब ने ईशा को सेटिस्फाई तो नहीं किया, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गई और उसने कुछ नहीं पूछा। सौरभ ने बॉडीगार्ड से क्या सामान मंगवाया था और अब वो अकेले में स्टडी में क्या करने वाला था? क्या ये कोई पूजा या हवन दीपक की आत्मा को वापस बुलाने की तैयारी थी? क्या इन सब के पीछे बंसीलाल का ही हाथ था या कोई और शक्तियां इन्वॉल्व थी? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। दीपक श्रीवास्तव की स्टडी में सौरभ के सामने अब तरह तरह की चीजें पड़ी थी, जिनमें शामिल थे चावल, सिंदूर, रक्षा कवच, कई सारे फूल, हवन के लिए लकड़ियां और कपूर। ये सारी चीजें अरेंज करने के बाद सौरभ हॉल में गया और वहां पर उसने दीपक श्रीवास्तव की बॉडी को सीधा किया और उसकी टांगों को क्रॉस करके उसे सोफे पर लेटा दिया। अपनी खास पूजा की शुरुआत के लिए सौरभ ने चावलों के अंदर सिंदूर मिला दिया, जिसके बाद वो चावल लाल रंग के हो गए थे। सौरभ ने इन लाल चावलों से एक पूरा कटोरा भर लिया था और इस लाल रंग के चावलों के कटोरे को सौरभ ने
दीपक श्रीवास्तव के माथे पर रख दिया। इसके बाद सौरभ ने दीपक श्रीवास्तव की बॉडी के पास एक हवन कुंड रखा और उसके अंदर चंदन की लकड़ियां डालकर उसे जला दिया। उसने साथ में पड़ी अगरबत्तियां और मोमबत्तियां उठाई और उन्हें जलाकर दीपक श्रीवास्तव की बॉडी के सामने रख दिया। पायल और काव्या सौरभ को गौर से देख रहे थे। वो सौरभ की इस विद्या से हैरान थे, लेकिन उन्होंने कोई शोरगुल नहीं किया। पर वहीं दूसरी ओर दीपक श्रीवास्तव की बेटी ईशा को सौरभ की हुई एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। सौरभ ने सामने से नीले रंग का एक रक्षा कवच निकाला और उसके ऊपर अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जलाकर उसे हवन कुंड के अंदर डाल दिया। सौरभ ने अगले स्टेप को परफॉर्म करने के लिए पायल से कहा, पायल दीदी, मुझे दीपक श्रीवास्तव जी के वो कपड़े दीजिए जो वो ज्यादातर पहनते हैं। सौरभ को देने के लिए पायल दीपक श्रीवास्तव की अलमारी से उसका एक काले रंग का सूट लेकर आई, जिसे सौरभ को देते हुए उसने कहा, सौरभ, ये दीपक जी का वो सूट है जो वो सबसे ज्यादा सोशल गैदरिंग में पहना करते थे। सौरभ ने पायल से वो सूट लेकर उसे जलते हुए हवन कुंड में डाल दिया और सूट को हवन कुंड में डालते ही आग की लपटें बढ़ गई। अब सौरभ ने उन लाल चावल की कटोरी में से एक मुट्ठी चावल निकाले और उन चावलों को दीपक श्रीवास्तव के पैरों पर डाल दिया। ऐसा उसने 2-3 बार किया और उसके बाद इन्हीं चावलों से जमीन पर उसने एक अजीब कैरेक्टर बनाया। सौरभ ने मन ही मन बोला, अब बस आखिरी पड़ाव रह गया है। ऐसा कहने के बाद सौरभ ने टेबल के ऊपर से कांच से ढका हुआ और सरसों के तेल से भरा हुआ एक दिया उठाया। इस दिए के ऊपर कांच का कवर था। अब आखिर में सौरभ ने एक पत्थर पर काले रंग का धागा लपेटकर उसे दिए के बीचों बीच रख दिया और उसके बाद इसको ग्लास के कवर से ढक दिया। इसके बाद दिए के अंदर से काले रंग का धुआं निकलने लगा। सौरभ को अब कुछ खून की जरूरत थी, इसलिए उसने पायल से बोला, पायल दीदी, मुझे इस पूजा को सफल करवाने के लिए कुछ खून की जरूरत है। पायल को यह तो नहीं पता था कि सौरभ एग्जैक्टली उस खून का क्या करने वाला था, लेकिन वो किसी भी तरह अपने पति की जान बचाना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी परवाह किए बिना सौरभ से कहा, ठीक है सौरभ, मैं खून देने को तैयार हूं। पायल का यह जज्बा देखकर सौरभ उससे काफी इम्प्रेस था। सौरभ ने अपने सामने से टेबल पर पड़ी हुई एक सुई पायल को दी। पायल ने बिना कुछ सोचे 1 सेकंड में अपनी उंगली में वो सुई चुभाई, जिसके बाद उसकी उंगली से खून की बूंदें टपकने लगी। सौरभ ने बिना वक्त बर्बाद किए उस तेल से भरे हुए दिए को पायल की उंगली के नीचे रख दिया ताकि खून की बूंदें सीधा दिए में टपक कर गिरने लगे। उस दिए की जो लौ तेज तेज फड़फड़ा रही थी, वो खून की बूंदें टपकने से धीमी हो गई और आग की लपटों ने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। सौरभ ने खुशी के मारे चिल्लाकर काव्या और पायल से कहा, मैं समझ गया हूं कि दीपक श्रीवास्तव जी की आत्मा कहां है। उनकी आत्मा हमें उत्तर दिशा में मिलेगी, क्योंकि इस दिए ने उत्तर की ओर इशारा किया है। पायल ने खुशी से उछलते हुए सौरभ से कहा, तो चलो जल्दी से हम लोग दीपक जी की आत्मा को लेकर आते हैं। सौरभ नहीं चाहता था कि दीपक श्रीवास्तव की बॉडी को कोई भी परेशानी हो, इसलिए उसने पायल से इल्तिजा करते हुए कहा, पायल दीदी, आप दीपक जी के शरीर के साथ यहीं रुकिए, मैं उनकी आत्मा को अभी पकड़ कर लाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, दीपक जी एकदम ठीक हो जाएंगे। काव्या ऐसे खतरनाक काम में सौरभ को अकेले जाने का रिस्क नहीं लेने देना चाहती थी, इसलिए उसने सौरभ को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, सौरभ, मैं भी तुम्हारे साथ दीपक जी की आत्मा को ढूंढने चलूंगी। सौरभ ने काव्या की बात मान ली। अब सौरभ और काव्या दीपक श्रीवास्तव की आत्मा की तलाश में उसके घर से निकल पड़े। सौरभ को अभी तक सिर्फ इतना ही पता चला था कि दीपक श्रीवास्तव की आत्मा उत्तर दिशा में है, लेकिन वो आत्मा कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन पर थी, ये सौरभ अभी भी नहीं जानता था। सौरभ ने अपने मन में ठाना, मुझे किसी भी तरह दीपक श्रीवास्तव जी की आत्मा को ढूंढ कर लाना ही होगा। आखिर मैंने पायल दीदी को अपनी बहन माना है, मैं उनके सुहाग को उजड़ते हुए नहीं देख सकता। चिंता मत करना पायल दीदी, दीपक जी जरूर ठीक होंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन सौरभ को लग रहा था कि जब तक काव्या उसके साथ है तब तक उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, और इसी विश्वास के साथ सौरभ काव्या की कार में उसके साथ बैठकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। काव्या को सौरभ की काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन एक दिए से किसी डायरेक्शन का पता लगाना काव्या को बहुत इररिलेवेंट लग रहा था। इसलिए उसने सौरभ से पूछा, सौरभ,
क्या तुम्हें विश्वास है कि ये दिया तुम्हें दीपक जी की आत्मा की सही लोकेशन बता रहा है? तुम कैसे एक दिए की लौ पर विश्वास कर सकते हो? आखिरकार वो एक आम दिया था, तो क्या उस पर इतना यकीन करना ठीक रहेगा? कहीं हम लोग कुछ गलती तो नहीं कर रहे? सौरभ का ध्यान गाड़ी चलाने में था, इसलिए उसने काव्या की तरफ देखे बिना उससे कहा, मैं तुम्हारे डाउट को समझ सकता हूँ। किसी भी आम इंसान के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा कि एक आम सा दिया किसी खास मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि जब से मैंने उस दिए का इस्तेमाल करके दीपक जी के शरीर के पास पूजा की है, तब से वो दिया खास बन गया है। तुम्हें याद होगा जो रक्षा कवच मैंने वहां इस्तेमाल किया था और जिस पत्थर पर काला धागा लपेटकर मैंने हवन कुंड में डाला था, वो सब स्टेप्स इस दिए को खास बनाने के लिए थे। काव्या ने सौरभ की बात बीच में काटी और उससे कहा, तो तुमने पायल दीदी का खून क्यों लिया था? वो खून किस काम आया? सौरभ ने मुस्कुराते हुए काव्या से कहा, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था। अगर मैंने उनका खून ना लिया होता तो अब तक तो हम लोग ये भी नहीं जान पाए होते कि उनकी आत्मा कौन सी दिशा में भटक रही है। मुझे पता है तुम्हें ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। देखो, पायल दीदी के पेट में दीपक जी का बच्चा है, यानी दीपक जी का खून, और इसी वजह से मुझे पायल दीदी के खून की जरूरत पड़ी, क्योंकि दीपक जी का अंश अब उनके अंदर पल रहा था। और इस खून के कारण दिए की लौ ने हमें उनकी भटकती हुई आत्मा की दिशा बताई। अगर मैंने ये सब बिना किए हुए इस दिए को जलाने की कोशिश की होती और इससे दिशा का जायजा मांगा होता, तब ये मुझे कुछ भी नहीं बता सकता था। सौरभ की ये सारी गहरी बातें काव्या के पल्ले नहीं पड़ रही थी, पर एक सवाल था जो उसके मन में अभी भी खटक रहा था। इसलिए उसने सौरभ से पूछा, तुमने तो बताया था कि दीपक जी के शरीर से किसी और ने आत्मा निकाल ली थी। अगर ऐसा है तो तुम्हें नहीं लगता कि जिस भी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट या तंत्र मंत्र एक्सपर्ट ने ऐसा किया होगा, वो इनविजिबल होकर उनको मार भी सकता है और फिर हमें उन्हें बचाना मुश्किल होगा? ऐसे में हम क्या करेंगे? क्या इसके लिए हमारे पास कोई ठोस प्लान है या फिर हम सिर्फ हवाई के लिए बना रहे हैं? सौरभ ने काव्या को शांत करते हुए बोला, परेशान क्यों होती हो? ये इतना आसान नहीं जितना कि लगता है। जिस भी इंसान के शरीर से आत्मा निकाली जाती है, उसके लिए उसकी जन्म तिथि होना बेहद जरूरी होता है, और इसी के साथ उसके बारे में बहुत सी पर्सनल बातें भी पता होनी बहुत जरूरी होती है। ये तकनीक आसान लगती है, लेकिन ये असल में बहुत ही खतरनाक है। जो भी एक्सपर्ट इस टेक्निक को परफॉर्म करता है, उसे भी जान का खतरा होता है। और उस बीच एक ऐसा वक्त भी आता है जब निकाली गई आत्मा का ऑरा काफी मजबूत हो जाता है, जिस वजह से उस आत्मा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सौरभ की इस रिविलेशन ने काव्या के मन में ठंडक और चेहरे पर मुस्कुराहट पहुंचाई थी। सौरभ और काव्या चलते चलते वे एक दोराही पर पहुंच चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से डायरेक्शन में मुड़े। तभी अचानक दिए की लौ फड़फड़ाने लगी और उसने राइट डायरेक्शन की ओर इशारा किया। लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद वो लोग एक पतली सी गली में आ पहुंचे। सौरभ ने उस दिए की डायरेक्शन देखते हुए बोला, मुझे लगता है सामने इस गली से लगता हुआ जो गांव हमें दिख रहा है, दीपक जी की आत्मा वहीं है। काव्या की गाड़ी काफी बड़ी थी, जिसे उस गली में नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए उन लोगों ने गाड़ी साइड में ही पार्क की और वो लोग पैदल उस गली की ओर चलने लगे। वो एक बहुत छोटी और गंदी सी गली थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों पहले बनाई गई थी। लगभग 5 मिनट चलने के बाद वो दोनों गांव की एंट्रेंस पर पहुंचे। उन्हें सामने एक कुटिया दिखाई दे रही थी। सौरभ ने काव्या से कहा, यही वो कुटिया है जिसकी हमें तलाश थी। दीपक जी की आत्मा इसी कुटिया में है। मैं भी उसका पता लगाता हूँ। सौरभ ने जैसे ही उस कुटिया के दरवाजे को खटखटाना चाहा, काव्या ने उसे अपनी तरफ पीछे खींच लिया और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने खुद ही तो बताया था कि दीपक जी की आत्मा उनके शरीर से किसी और ने निकाली थी, और जिसने भी उनकी आत्मा निकाली थी वो उनका दोस्त तो नहीं हो सकता, उल्टा वो उनका दुश्मन होगा। और अगर हम अंदर डायरेक्टली घुस जाएंगे और उससे दीपक जी की आत्मा के बारे में बात करेंगे तो हो सकता है वो वहां से भाग जाए और हमारी पकड़ में ना आ पाए। सौरभ ने अपना माथा पकड़ते हुए बोला, तुम सही कह रही हो काव्या, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। काव्या ने एक नंबर पर कॉल किया और अपनी करंट लोकेशन बताते हुए फोन की तरफ बैठे दूसरे आदमी को वहां आने के ऑर्डर दिए। जब काव्या ने फोन काट दिया, तब सौरभ ने देखा कि वो राज से बात कर रही थी। काव्या ने सौरभ से कहा, अभी हमें वापस चलना चाहिए।
जब मेरा भाई यहाँ पर उन आदमियों को लेकर आ जाएगा तभी हमें इस कुटिया के अंदर घुसना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। सौरभ और काव्या जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। सौरभ और काव्या पहली बार एक गाड़ी में अकेले बैठे हुए थे। इस दौरान सौरभ ने पहली दफा काव्या को अच्छे से देखा था और उसकी खूबसूरती ने सौरभ को अंदर ही अंदर घायल कर दिया था। काव्या भी नोटिस कर रही थी कि सौरभ काफी देर से उसे घूर रहा था, लेकिन उसे सौरभ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो खुद चाहती थी कि सौरभ उसकी तरफ देखे और अब वही हो रहा था जैसा उसने कभी चाहा था, जिस वजह से वो शर्मा रही थी और शर्माते हुए उसके गाल लाल हो गए थे। सौरभ और काव्या का ध्यान एक दूसरे से तब जाता रहा जब तक राज ने आकर उनकी गाड़ी के शीशे पर नहीं खटखटाया। राज ने उन दोनों से कहा, काव्या और सौरभ, चलो अब हम अंदर जा सकते हैं। काव्या ने देखा कि राज अपने पीछे बॉडीगार्ड्स की फौज लिए खड़ा हुआ था। राज के पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर सौरभ ने उस पर चीखते हुए कहा, लगता है तुम अकल से पैदल हो। तुम्हारी बहन ने कुछ लोगों को अपने साथ लाने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से तुम काले कपड़ों से ढके हुए इन बॉडीगार्ड्स की फौज लेकर आए हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ के गुंडे हो और लोगों से वसूली करने आए हो। क्या तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि किस तरीके से काम किया जाता है? राज अपने साथ सारे के सारे बॉडीगार्ड्स की फौज लेकर आया था। क्या राज की वजह से और काव्या का प्लान बिगड़ जाएगा? क्या वो लोग दीपक की आत्मा को उस कुटिया से छुड़ा कर ले आएंगे या फिर वो एक नए जाल में फंस जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। राज को काव्या ने वहां पर बुलाया तो था, लेकिन उसे वहां आने का मकसद नहीं बताया था। सिर्फ उसने राज से बॉडीगार्ड्स लाने के लिए कहा था। इसलिए राज ढेर सारे बॉडीगार्ड्स की फौज लेकर आ गया था, जिसे देखकर सौरभ को गुस्सा आ गया था कि इस वजह से वो लोग अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट करेंगे। राज ने सौरभ से पूछा, ये तो बताओ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? एटलीस्ट मैटर क्या है ये तो बताओ। काव्या ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सौरभ क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने ही राज को बुलाया है, उसे तो कुछ बताया ही नहीं, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं है। सौरभ को रियलाइज हुआ कि इसमें राज की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। इसलिए उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शांत होते हुए राज से कहा, किसी तांत्रिक ने कुछ पूजा पाठ करके एक बहुत ही प्राचीन तरीके से दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को से निकाल दिया है, जिससे वो कोमा में चले गए। नहीं किया गया तो उनकी आत्मा शरीर से अपना बंधन पूरी तरह तोड़कर आजाद हो जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। मैंने पूजा करके एक विधि के थ्रू ये पता लगाया है कि दीपक जी की आत्मा इसी कुटिया में है और जिसने भी उनकी आत्मा को बाहर निकाला है वो भी शायद यही होगा। जब सौरभ ने राज से ये कहा कि दीपक श्रीवास्तव की आत्मा यहाँ पर है, तब राज को लगा कि सौरभ मजाक कर रहा था। राज ने हंसते हुए कहा, अरे यहाँ आत्मा की क्यों मजाक कर रहे हो? आत्मा है कोई कुत्ता बिल्ली थोड़ी है कि घूमते फिरते यहाँ चली आएगी, ऐसा थोड़ी होता है। राज की बात सुनकर सौरभ फिर से इरिटेट हो गया और गुस्से में शायद वो कुछ बोल भी देता, लेकिन उससे पहले ही काव्या को पूरी सिचुएशन समझ में आ गई और उसने राज को डांट कर कहा, राज तुम्हें क्यों हर वक्त लगता है कि सब कुछ मजाक चल रहा है? तुम्हें लग रहा है कि हम लोग इतनी दूर तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए बुलाएंगे? दीपक श्रीवास्तव की जान का मामला है, इसमें मजाक नहीं हो सकता। राज को जैसे ही ये रियलाइज हुआ कि वहां पर सीरियस बात चल रही थी तो वो तुरंत शांत हो गया और उसने कहा, सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अगर तुम्हें मालूम है तो चलो अंदर चल के देखते हैं। खैर अब वो लोग चलते चलते दोबारा उस कुटिया के नजदीक पहुंच गए थे। सौरभ ने एक बार राज की तरफ देखा और फिर उसने आगे बढ़कर कुटिया के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक लड़के की आवाज आई, कौन है बाहर? किससे मिलना है? क्या काम है? जैसे ही अंदर से एक लड़के की आवाज आई तब सौरभ ने काव्या को इशारा करते हुए कहा, अपने बॉडीगार्ड्स को साइड में छुपा दो, पता ना चले कि हमारे साथ बॉडीगार्ड भी आए हुए हैं। जब सारे बॉडीगार्ड साइड में छिप गए तब सौरभ ने जवाब देते हुए कहा, बाहर मैं हूं, दरवाजा खोलो। अंदर खड़ा लड़का समझ नहीं पाया कि मैं का मतलब कौन, इसलिए उसने दरवाजा खोला और जब उसने सामने सौरभ को खड़े हुए देखा तो बोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ यहां से।
ऐसा कहकर वो लड़का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि सौरभ ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा और वो लड़का दरवाजे के अपने मुंह से टकराने की वजह से जमीन पर जा गिरा और दर्द के मारे जोर से कराहने लगा। सौरभ ने जैसे ही उस दरवाजे को धक्का देकर खोला, उसने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया जो आसपास छुपे हुए थे। वो भी अब कुटिया के अंदर घुस चुके थे। काले रंग के कपड़ों में इतने सारे हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को अपने सामने देखकर वो लड़का घबरा गया। घबराते हुए उन लोगों से कहा, मुझे मत मारो, मुझे तो यहाँ जो कहा जाता है मैं वही करता हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं जानता, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो। मन में उन सीन्स को सोचकर वो लड़का घबरा गया जो उसने टीवी में देखा था कि किस तरीके से काले कपड़े वाले हट्टे कट्टे लोग दूसरों को किडनैप कर लेते थे और फिर उनकी क्या हालत करते थे। ये सब इमेजिन करते ही डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सौरभ ने कड़ी आवाज में उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे अलावा इस कुटिया में और कौन लोग रहते हैं? जल्दी बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। उस लड़के ने सौरभ को बताया, नहीं, मुझे कुछ मत करना, यहाँ पर गुरुजी और एक औरत है अंदर, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे तो गुरुजी ने हाल ही में यहाँ रखा है और मेरा उनके काम से कोई लेना देना नहीं है। गुरुजी और वो औरत दोनों अंदर हैं, उन्हीं को सब कुछ पता है। वो लड़का डर के मारे कांप रहा था और उस लड़के ने डर के मारे एक ही झटके में सारी बातें उगल दी। वो लड़का 18-19 साल का लग रहा था देखने में। बंसीलाल और वो बस यही दोनों उस कुटिया में रहते थे और ये लड़का बंसीलाल को खाना पीना दिया करता था और कभी कभार उसकी मदद भी कर देता था कामों में। उस लड़के की गुरुजी के जिक्र को सुनकर सौरभ समझ गया था कि हो ना हो ये वही बाबा बंसीलाल ही था जिसने दीपक श्रीवास्तव के शरीर से उसकी आत्मा निकाली थी। लेकिन सौरभ को इसके पीछे की वजह नहीं समझ आ रही थी, इसलिए वो तरह तरह के लॉजिक लगाने लगा। क्या ऐसा हो सकता था कि बाबा बंसीलाल और दीपक श्रीवास्तव के बीच कोई दुश्मनी चली आ रही थी, या फिर दीपक श्रीवास्तव ने किसी वजह से बाबा बंसीलाल को नाराज कर दिया था? सौरभ ने इतने सारे गैस कर तो लिए थे, लेकिन अब बाबा बंसीलाल से पूछना भी जरूरी था। काव्या ने धीरे से आकर पूछा, क्या हुआ, क्या बताया इसने? क्या सचमुच दीपक श्रीवास्तव की आत्मा यहीं पर है? कुछ पता चला क्या? राज भी उसके साथ ही खड़ा था। सौरभ ने कहा, दीपक श्रीवास्तव की आत्मा तो यहीं पर है, ये बात तो कंफर्म है, और इसने ये भी बताया कि यहाँ अंदर एक बाबा होना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि दीपक श्रीवास्तव उस बाबा का ही हाथ है। वो बाबा बंसीलाल से जाकर अपनी बात कंफर्म करना चाहता था। राज ने कहा, तो हम वेट किसका कर रहे हैं? चलो अंदर चलते हैं और उस गुरुजी को पकड़ते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सबके पीछे किसका हाथ है। सौरभ ने फिर से उस लड़के से पूछा, ये बताओ वो गुरु कहाँ है इस वक्त? उस लड़के ने कहा, वो पीछे की तरफ है उस औरत के साथ। मुझे मना किया था कि ना मैं आऊं वहां पर और ना किसी को आने दूं, इसलिए मैं इधर गेट के पास ही था। मुझे नहीं पता कि वो लोग अंदर क्या कर रहे हैं। लड़के की बात से सौरभ को पता चला था कि बाबा बंसीलाल कुटिया के बैकयार्ड में है और बाबा बंसीलाल के साथ एक औरत भी थी। सौरभ ने ये जानने के बाद उन्हीं बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और उन्होंने उस लड़के तरफ ले लिया। फिर सौरभ, राज और कुछ बॉडीगार्ड्स कुटिया के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। अंदर एक गलियारा टाइप का बना हुआ था जिसके अंदर एक बड़ा सा हवन कुंड और बहुत सारा सामान रखा हुआ था। सौरभ ने उन सबको इशारा किया कि कोई भी उन सामानों के ऊपर गलती से पैर ना रखे। गलियारा पार करने के बाद उन्हें झोपड़ी में ही एक कमरा जैसा दिखाई पड़ा। राज ने पहले सबको रुकने का इशारा किया और पहले इधर उधर देखा कि कहीं कोई और तो नहीं था। जब वो श्योर हो गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही सौरभ और उसके साथी बैकयार्ड के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, तब उन्हें अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। आवाजें एक लड़के और लड़की की थी। आवाज सुनकर लग रहा था कि अंदर वो लोग इंटीमेट मोमेंट में थे। इन आवाजों को सुनकर सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। इन आवाजों को सुनकर काव्या शर्मा गई और एक कोने में खड़ी हो गई। उसका घिरा चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल होकर टमाटर जैसा लगने लगा था। उसने कनखियों से एक बार सौरभ की तरफ देखा। उधर सौरभ कहीं ख्यालों में डूब चुका था। उसे ये आवाजें सुनकर फरहीन की याद आने लगी। उसे याद आने लगा कि जब वो और फरहीन कभी अकेले में मिलते थे तो उनके बीच में कितनी टेंशन और कितना स्पार्क होता था। सौरभ और काव्या में से किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो लोग उस दरवाजे को खोल सकें।
लेकिन राज को उन आवाजों से कोई फर्क ना पड़ा और उसने एक बार सौरभ की तरफ देखा और उसे इशारा किया और फिर इससे पहले कि सौरभ उसे हाँ या ना में कुछ जवाब दे पाता, उसने दरवाजे पर जोर से धक्का मार के उसे तोड़ डाला। दरवाजा जैसे ही टूटा, बंसीलाल और वो औरत एकदम सकपका गए। वो एक सेकंड के लिए उसी सिचुएशन में जैसे फ्रीज हो गए और उस औरत और बाबा बंसीलाल के बीच इंटीमेट सीन देखकर सभी के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी। सबने अपना मुंह इधर उधर कर लिया। काव्या ने राज को गुस्से में घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, इतनी ज्यादा इंपेशेंस क्यों है तुम में? क्या जरूरत थी तुम्हें दरवाजा तोड़ने की? किसी ने कहा था कि तुम्हें दरवाजा खोलने को? राज ने कहा, तो क्या हम बाहर खड़े होकर उनकी रासलीला खत्म होने का वेट करते? कमाल की बात करती हो, टाइम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्या भी जानती थी कि वो लोग वहां खड़े होकर वेट तो नहीं कर सकते थे, किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना जरूरी था। बाबा बंसीलाल को जब कुछ सेकंड्स बाद ये रियलाइज हुआ कि उन लोगों की प्राइवेसी एक्सपोज हो चुकी थी, तो वो उन सभी से गुस्से में बोला, तुम लोग कौन हो? ये मेरी कुटिया है, ऐसे कैसे तुम बिना मेरी इजाजत के यहाँ अंदर घुस सकते हो? तुम लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। बाबा बंसीलाल के साथ जो औरत थी वो और कोई नहीं, दीपक श्रीवास्तव की पहली बीवी की बहन कनिका ही थी, जो उसकी प्रॉपर्टी और बिजनेस को हथियाना चाहती थी किसी भी कीमत पर। इसीलिए शायद उसने बाबा बंसीलाल के साथ यहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करने का डिसीजन ले लिया। बंसीलाल तो अभी भी वैसा ही जड़वत बैठा हुआ था, लेकिन कनिका ने जैसे ही इतने सारे लोगों को देखा, उसने अपने कपड़े उठाए और जल्दी से खुद को ढांकने की कोशिश करते हुए अंदर की ओर भाग गई। बाबा बंसीलाल बस कनिका को जाते हुए देखता रहा। कनिका के वहां से चले जाने के बाद बाबा बंसीलाल फिर से गुस्से में बिफरता हुआ बोला, कौन हूं मैं जानते हो तुम लोग? तुम लोगों की शामत आ गई क्या जो तुम लोग यहाँ पर आए हो? किसने इजाजत दी तुम्हें मेरी कुटिया में घुसने की? मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा, निकल जाओ अभी के अभी। राज ये सुनने के बाद बाबा बंसीलाल और उसके सिर पर मारते हुए बोला, सबसे पहले इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं और तुम इस तरह से बिना कपड़ों के सबके सामने बैठे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जैसे ही राज ने यह बोला, बाकी सारे लोग हंसने लगे। बाबा बंसीलाल झेप गया और उसने जल्दी से वैसा ही किया, अपने कपड़े उठाए, झट से पहन लिया। काव्या पूरे टाइम शर्म के मारे अपना मुंह दूसरी तरफ के खड़ी रही। कपड़े पहनने के बाद बाबा बंसीलाल पूरे फॉर्म में आ गया और इतनी सारी भीड़ देखते हुए गुस्से में पूछा, तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे घर में तुम कैसे और क्यों घुसे आ रहे हो? यह सुनने के बाद राज ने सौरभ से कहा, तुम इस बात का जवाब देना चाहते हो कि मैं अपने तरीके से इसे जवाब दूं? सौरभ राज की बात सुनकर आगे आया और मुस्कुराते हुए बाबा बंसीलाल से पूछा, तुम ही बाबा बंसीलाल हो ना? क्या सवाल जवाब होने वाले थे बाबा बंसीलाल और सौरभ के बीच? क्या सौरभ बाबा बंसीलाल और कनिका की चाल समझ पाएगा? क्या सौरभ दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को वापस उसके शरीर में पहुंचाकर उसे जिंदा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सौरभ और बाबा बंसीलाल एक दूसरे के सामने खड़े थे। बाबा बंसीलाल के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। सौरभ के पास भी ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि दीपक की जान के लिए एक एक सेकंड भारी था। सौरभ ने बाबा बंसीलाल से बोला, तो तुम ही बाबा बंसीलाल हो, है ना? के सवाल पर बाबा बंसीलाल के बहुत ही ठंडे एक्सप्रेशंस थे। वो खुद पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था। जिस तरीके से वो लोग वहां पर एंटर हुए थे, उससे ये तो साफ जाहिर था कि उन लोगों को उसके बारे में सब पता था। उसने घूर कर ऊपर से नीचे तक उन सारे लोगों को देखा। वो थोड़ा कंफ्यूज था कि सौरभ और उसके दोस्तों को उससे क्या काम था और वो लोग उससे मिलना क्यों चाहते थे। उसे ये तो समझ आ गया कि वो लोग उससे कुछ काम करवाने के लिए वहां आए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही राज ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। सौरभ ने अपने पीछे वो दिया छुपाया हुआ था और उसने बाबा बंसीलाल की तरफ देखते हुए सोचा कि पता नहीं कि ये बाबा बंसीलाल इस चीज के बारे में जानता है या नहीं। फिर उसने सोचा कि इसको इसके सामने रखता हूँ और देखता हूँ कि इसके क्या एक्सप्रेशंस आते हैं। ऐसा कहते हुए सौरभ ने अपने पीछे से वो दिया निकाला और वो लगातार बाबा बंसीलाल के चेहरे को देखता रहा और उससे पूछा,
इस दिए के बारे में क्या जानते हो तुम? गौर से देखो जरा। जैसे ही बाबा बंसीलाल ने सौरभ के हाथ में यह दिया देखा, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि सौरभ जैसे इतनी कम उम्र के लड़के के पास वो दिया कैसे हो सकता था। लेकिन कुछ ही देर में उसने अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिए ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि वो दिए के बारे में जानता था। इसके बाद बाबा बंसीलाल ने सौरभ से तेज आवाज में कहा, तुम्हारे हाथ में ये जो कुछ भी है, मैं इसे नहीं जानता। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम अभी मेरे घर में घुस चुके हो और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहां से चलते बनो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूं। यह कहने के बाद बाबा बंसीलाल ये सोचने लगा कि जल्दी से वो लोग वहां से निकलें और उससे कुछ करने का मौका मिल जाए। बाबा बंसीलाल के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा था। सौरभ ने बाबा बंसीलाल से मुस्कुराते हुए कहा, यह आत्मा आजाद दिया है। इसे आत्मा को आजाद करने के लिए और उसे वापस शरीर में आने के लिए या उसकी पोजीशन पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? सौरभ उसके बाद उसके एक्सप्रेशंस रीड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बाबा भी पहुंचा हुआ चालाक था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद सौरभ मुस्कुराया और उसने बिना बाबा बंसीलाल को डायरेक्टली एक्सपोज किए अपने दाएं हाथ से उस दिए के ऊपर रखे हुए कांच के कवर को 3 बार खटखटाया। इसके बाद हॉल के साथ वाले कमरे से 3 बार ढोल और हथौड़ी की आवाज आने लगी। इस आवाज से सौरभ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन बाबा बंसीलाल के होश उड़ गए। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? बंद करो इसे अभी, हटाओ इसे। लेकिन सौरभ ने इसके बाद और कुछ नहीं कहा। वो बाबा बंसीलाल को इग्नोर करते हुए सीधा साइड वाले रूम की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही वो उस रूम के दरवाजे पर पहुंचा, वो अचानक से रुक गया। सौरभ ने जब उस कमरे में गौर से देखा तो उसे अंदर किसी की आकृति दिखाई पड़ रही थी। उसने पाया कि कनिका वहां पर अपने शरीर पर कंबल लपेटे हुए बैठी हुई थी, जिससे बाहर सिर्फ उसके कंधे दिखाई दे रहे थे। राज भी सौरभ के पीछे ही था। जब उसने देखा कि सौरभ चलते चलते रुक गया था तो उसने पूछा, क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए? सौरभ ने कहा, अंदर शायद से वो औरत बैठी हुई है। राज ने कहा, तो क्या हुआ, एक औरत ही तो बैठी है, इसमें तुम बाहर क्यों रुक गए? जाओ अंदर जाओ और अपना काम करो, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन सौरभ कनिका के अंदर होते हुए वहां जाने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम बस एक बॉडीगार्ड से वो रूम के अंदर रखा हुआ सिलेंड्रिकल टैंक मंगा दो। राज को उसके तरीके पर हैरानी तो हो रही थी, लेकिन उसे इस सब पर बात करने का मन नहीं था। इसलिए उसने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया और उसने अंदर से लाकर वो सिलेंड्रिकल टैंक सौरभ को दे दिया। अब सौरभ बाबा बंसीलाल के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने आत्मा आजाद दिया टेबल पर रखा और बाबा बंसीलाल से पूछा, क्या आप इस दिए को जानते हैं? ध्यान से देख लीजिए और फिर बताइए। लेकिन बाबा बंसीलाल ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और सौरभ के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सौरभ इस बात पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सबके सामने कहा, मुझे नहीं पता कि बाबा बंसीलाल की दीपक श्रीवास्तव से क्या दुश्मनी है, लेकिन वो दीपक श्रीवास्तव के अंदर से उनकी आत्मा छीनकर उन्हें बेहोश करना चाहते हैं। और अगर 7 दिन में उनकी आत्मा उनके शरीर के अंदर नहीं गई, तब दीपक श्रीवास्तव हमेशा के लिए सो जाएंगे और उन्हें कभी कोई नहीं उठा पाएगा। सौरभ ने आगे कहा, मैं अभी आप लोगों के सामने इसको प्रूव करता हूं, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इतना कहकर सौरभ ने उस दिए को सबके सामने रखा और उसके सामने कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फूंक मारी, फिर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। 10 मिनट के बाद दिए के अंदर से एक धुआं निकला, जिसके अंदर एक आदमी की शक्ल बनी हुई दिख रही थी, जो जकड़ा हुआ था और उसके सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। ये सब उस धुएं के अंदर दिख रहा था। इसके बाद वो धुआं गायब हो गया। ये देखकर काव्या, राज और बाकी लोग भी दुखी हो गए। सौरभ के इस चमत्कार को देखकर बाबा बंसीलाल एकदम चौंक गया था। सौरभ के चमत्कारों ने और उसके शब्दों ने उसे तार तार कर दिया था। उसने अपना सर झुका लिया। उसके मन में ये सवाल बार बार चलने लगा कि आखिर सौरभ था कौन? इतनी छोटी उम्र का ये लड़का ऐसी करामात कैसे कर गया? आखिर उसने सौरभ से पूछ ही लिया, कौन हो तुम और चाहते क्या हो मुझसे?
इन सब चीजों का क्या मतलब है? सौरभ ने बाबा बंसीलाल को अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए बताया। मेरा नाम सौरभ है। मैं एक छोटा मोटा वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हूँ। आपने शायद मेरे बारे में कभी नहीं सुना होगा। खैर छोड़िए, आपने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आपने दीपक श्रीवास्तव के साथ क्या किया है और क्यों, और आप इस दिए के बारे में क्या जानते हैं? जब बाबा बंसीलाल ने सौरभ का नाम सुना, वो जोर से चिल्लाया, तुम सौरभ हो? तुम सचमुच सौरभ हो? सौरभ ने बाबा बंसीलाल के ऐसे रिएक्शंस एक्सपेक्ट नहीं किए थे। उसने कहा, हाँ, मैं ही सौरभ हूं। आप मुझे जानते हैं क्या? बाबा बंसीलाल ने सौरभ के सवाल को इग्नोर किया और उससे आगे पूछा, क्या तुम वही वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट सौरभ हो जिसे अभी कुछ ही दिन पहले तंत्र और वास्तुशास्त्र समिति के इवेंट में ट्रॉफी मिली थी? तुम ही वो थे जिसने उस चैंपियनशिप को जीता था। यानी तुम ही वो सबसे छोटे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हो जिसकी हर जगह सराहना हो रही है। सच में तुम वही हो क्या? बाबा बंसीलाल ने सच में सौरभ का नाम सुना था। उन्होंने वास्तुशास्त्र की समिति के इवेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था, लेकिन वहां उसके कुछ दोस्त गए थे जिन्होंने सौरभ के बारे में उसे सारी बातें बताई थी। बाबा बंसीलाल की बात सुनने के बाद सौरभ ने मन में सोचा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस इवेंट की बात इतनी जल्दी जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे सुदीप मोदक और उनके बाकी चेलों ने इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए काफी मेहनत की है, और उससे ये भी रियलाइज हुआ कि बाकी प्रोफेशंस के कंपैरिजन में तंत्र और वास्तुशास्त्र की फील्ड काफी छोटी थी और लोग सब एक दूसरे को जानते थे। बाबा बंसीलाल ने सौरभ से कहा, तो तुम भी एक वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कलीग्स हैं। हमें तो आपस में एक दूसरे से कुछ भी मनमुटाव रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये नहीं जानता था कि दीपक और तुम्हारी आपस में जान पहचान है, वरना मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोचता ही नहीं। मुझे बस ये काम सौंपा गया था और इसके लिए अच्छी रकम ऑफर की गई थी, इसलिए मैंने इस काम के लिए हाँ कर दिया था। लेकिन इस बात को जाने दो, भूल जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा और वापस से नॉर्मल कर दूंगा मैं। चिंता की कोई बात नहीं है। बाबा बंसीलाल अब अपने बारे में सौरभ से कुछ नहीं छुपा सकता था, क्योंकि उसे सौरभ की शक्तियों का अंदाजा था। उसे मालूम था कि सौरभ फेस रीडिंग भी जानता था और तंत्र का भी एक्सपर्ट था। ये बात उसके अपने उन दोस्तों से सुनी हुई थी जो उस कंपटीशन में शामिल हुए थे। उसे मालूम था कि अगर उसने कुछ भी झूठ कहा तो सौरभ उसे झट से पकड़ लेगा, इसलिए उसने साफ साफ सारी बातें बता दी। पर वहीं सौरभ के मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। काव्या ने उसके पास आकर धीरे से पूछा, अब तो ये मान गया है तो क्या करें? इससे दीपक जी की आत्मा को वापस करवाएं और फिर यहाँ से चलें? सौरभ ने कहा, नहीं, मुझे अभी इससे कुछ और सवाल पूछने हैं। राज भी उसके पास आ गया था और उसने सौरभ से कहा, लगता है कि तुम काफी फेमस हो चुके हो। हर कोई तुम्हें जानता है और अब तो लोग तुम्हारा नाम सुनकर ही डरते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना कह के राज हंसने लगा। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा तंज कसा था सौरभ पर। काव्या ने उसे फौरन डांट कर कहा, राज, सिचुएशन को तो समझ लिया करो कभी। अभी इतना क्रूशियल टाइम है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे दीपक जी की जान खतरे में है। राज ने उससे कहा, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो बस सौरभ की तारीफ ही कर रहा था। इधर सौरभ उनकी बातों पर फोकस ही नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में जो सवाल चल रहे थे वो उनके बारे में जानना चाहता था। सौरभ ने बाबा बंसीलाल से पूछा, आपने कहा कि आपको ये काम सौंपा गया था, तो एक बात बताइए, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको ये काम सौंपा था? आपसे इसके लिए किसने कांटेक्ट किया था? बाबा बंसीलाल ने एक फिलोसोफर की तरह कहा, छोड़ो ना सौरभ, जो बीत गई वो बात गई। अब उस बात को याद करने से क्या फायदा? जाने दो। हम लोग दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को वापस करने की तरफ फोकस करते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। लेकिन सौरभ के लिए अब ये जानना एक चैलेंज बन चुका था कि इस कारनामे के पीछे कौन सा मास्टरमाइंड बैठा था, क्योंकि अगर उसने जल्दी ही इस मास्टरमाइंड का पता ना लगाया तो वो फिर से दीपक श्रीवास्तव पर अटैक कर सकता था। उसने बाबा बंसीलाल से फिर से पूछा, नहीं, मुझे जानना है कि ये कारनामा किसने करवाया है। कौन है जो दीपक श्रीवास्तव की जान लेना चाहता है, क्योंकि वो फिर उसकी जान लेने की कोशिश करेगा ही।
बाबा बंसीलाल ने कहा, अरे अब कोई कितना भी कहे, मैं ये काम करूंगा ही नहीं, बेफिक्र रहो। सौरभ ने कहा, आप नहीं करेंगे वो ठीक है, लेकिन कोई और तो ये सुनकर लालच में आ जाएगा और दीपक जी की जान पर रिस्क बना ही रहेगा। इसलिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये काम किसने करवाने की कोशिश की थी। अब बाबा बंसीलाल भी फंस चुका था। वो सौरभ की इस बात का जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सौरभ से कहा, मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफ करना, क्योंकि जिसने मुझे काम सौंपा है उसने मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। क्या सौरभ इस कारनामे के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा पाएगा? क्या सौरभ कनिका के बारे में जान पाएगा? क्या दीपक श्रीवास्तव की जान बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। बाबा बंसीलाल सौरभ को कुछ भी बताने में आनाकानी कर रहा था और सौरभ बाबा बंसीलाल से बात निकलवाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी राज ने सौरभ को इशारे से अपने पास बुलाया। सौरभ ने पूछा, क्या हो गया? राज ने सौरभ को बताया, सभी बॉडीगार्ड्स ने उस बड़े से टैंक को बाहर निकाल दिया है जिसके लिए तुमने कहा था। उधर देखो, रखा हुआ है। राज ने एक तरफ इशारा किया और सौरभ उस तरफ चल दिया। वहां पर जाकर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ओवल शेप का एक टैंक रखा हुआ था जो ऊपर से नैरो था और नीचे से काफी चौड़ा था। इसका निचला हिस्सा एकदम गोल सिलेंडर की तरह शेप में था और ये लाल रंग की मिट्टी से सील्ड किया हुआ था। सौरभ ने उसके पास जाकर देखा तो उसके आसपास रक्षा कवच बंधे हुए थे। सौरभ ने राज को दिखाते हुए कहा, ये देखो, इसमें बहुत सारे रक्षा कवच बंधे हुए हैं, यानी कि यही हमारे काम की चीज है। सौरभ ने अपना आत्मा आजाद दिया उठाया और उसके ग्लास कवर पर 2 बार अपनी उंगलियों से खटखटाया। इसके बाद टैंक के अंदर से लाल रंग की मिट्टी के 2 गोले आकर नीचे गिरे। राज ने देखते ही पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या कनेक्शन है? सौरभ ने कहा, इससे यह पता चलता है कि दीपक श्रीवास्तव की आत्मा इसी टैंक के अंदर बंद है और हमें उससे आजाद करना है। राज ने सौरभ से कहा, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं। उधर बाबा बंसीलाल की हालत खराब थी। वो एक तो इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर डर चुका था, इसलिए भाग भी नहीं पा रहा था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े लोगों से दीपक श्रीवास्तव का क्या कनेक्शन था। वो अपने आप को कोस भी रहा था कि क्यों उसने उस काम में हाथ डाला जिसमें आगे चल के सौरभ और इतने सारे पावरफुल लोग इन्वॉल्व होने वाले थे। लेकिन उसके पास चुपचाप खड़े रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अंदर कनिका भी नहीं समझ पा रही थी कि ये लोग बाबा बंसीलाल के पास क्यों आए थे। इस कंडीशन में पकड़े जाने के बाद उसे काफी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, इसलिए वो बाहर भी निकल कर नहीं आ रही थी। काव्या ने पास आकर सौरभ से पूछा, क्या इस टैंक का दीपक जी की आत्मा से कुछ कनेक्शन है? राज ने कहा, सौरभ ने कहा है कि इसी टैंक के अंदर दीपक जी की आत्मा कैद है और उसे आजाद कराने के लिए मैं भी हेल्प करूंगा। सौरभ ने राज से कहा, मुझे इस लाल रंग की मिट्टी की सील को तोड़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। राज अपने सामने हो रहे अजीब से हादसों से घबरा गया था, लेकिन वह सौरभ की काबिलियत से वाकिफ था। सौरभ ने राज से कहा, तुम अपनी उंगलियां इस टैंक की लाल मिट्टी की सील में डालो, फिर मैं बताता हूं कि आगे तुम्हें क्या करना है। लेकिन राज ये सब करने से पहले घबरा रहा था। ये देखकर सौरभ ने कहा, क्या हुआ? अभी तो तुम मदद करना चाह रहे थे, इतनी जल्दी डर गए क्या? राज को लगा कि जैसे सौरभ उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने आखिरकार अपनी उंगलियां लाल मिट्टी के अंदर घुसा डाली। और उसने इतनी इंटेंसिटी के साथ अपनी उंगलियां उस लाल मिट्टी की सील में घुसाई थी कि उसकी उंगलियां अंदर तक धंसती चली गई। उंगलियां अंदर जाने के बाद 1 सेकंड भी नहीं बीता होगा कि राज जोर से चिल्लाया, मेरी उंगली किसी ने काट ली है। मुझे कुछ गिलगिला महसूस हो रहा है और उसके अंदर से थोड़ी गर्माहट भी आ रही है। अंदर कोई जानवर है शायद। सौरभ ने राज से कहा, जल्दी से अपनी उंगलियों को बाहर निकालो और तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि अंदर क्या है। राज ने अपनी उंगलियां ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन जो चीज उसकी उंगलियों से चिपक गई थी वो काफी भारी थी और वो बाहर नहीं आ पा रही थी। राज ने सौरभ को बताया, अंदर कुछ बहुत ही बड़ा है जो बाहर नहीं आ पा रहा है
और मेरा हाथ तो उल्टे अंदर की तरफ खींच रहा है। सौरभ ये सुनकर राज से बोला, रुको, मैं आ रहा हूं तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं निकालता हूं तुम्हारा हाथ। लेकिन इससे पहले कि सौरभ राज की मदद कर पाता, अचानक से राज की उंगलियां उस लाल मिट्टी की सील से बाहर निकल आई और उसके हाथ में लाल मिट्टी से ढका हुआ एक मेंढक बाहर निकला, जिसकी सिर्फ मोटी मोटी आंखें दिखाई दे रही थी। बाकी शरीर उस लाल मिट्टी से ढका हुआ था और वो मेंढक राज को घूर रहा था। उस मेंढक को अपनी उंगलियों पर लटका हुआ देख राज का जी मचलने लगा। राज जोर जोर से उछलने लगा। सौरभ ये देखकर मुस्कुराते हुए बोला, संभालो खुद को राज, हमें इस मेंढक को काबू में करना है। मैं भी इसके चारों तरफ रक्षा कवच बांधकर इसे शक्ति के द्वारा बांधता हूं। सौरभ ने उस मेंढक के शरीर पर रक्षा कवच बांध दिया और 3 बार जोर से दीपक श्रीवास्तव का नाम चिल्लाया। इसके बाद वो मेंढक कूद कर जमीन पर आ गया। यहाँ दूसरी ओर दिए की लौ जोर जोर से फड़फड़ा रही थी और सौरभ ने अब फिर से उसे ग्लास के कवर से ढक दिया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि सब सांसें रोककर देख रहे थे। सौरभ ने 1 सेकंड का रेस्ट लिया और फिर उसने सभी को बताया, दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को रिकवर कर लिया गया है। अब वो कैद से आजाद हो चुकी है। एक बहुत बड़ा मुकाम पार कर लिया है हमने। ये सुनते ही काव्या सौरभ के पास आ गई और उससे बोली, सौरभ यू आर ग्रेट, थैंक यू। मुझे भरोसा था कि तुम दीपक जी को बचा लोगे और पायल जी का सुहाग नहीं उजड़ने दोगे। राज ने बोला, थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दे दो, कुछ बुरा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। काव्या ने कहा, हाँ तुम भी ले लो क्रेडिट, तुमको भी थैंक्स। सौरभ ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, अभी भी एक काम बचा है और वो ये कि दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को उसके शरीर में वापस पहुंचाना। रिकवर करने के बाद वापस भी तो डालना है शरीर में। आत्मा का इतनी देर तक बाहर रहना रिस्की हो सकता है। काव्या ने कहा, तुम बस बताओ कि क्या करना है, मैं और राज तुम्हारे साथ हर चीज में खड़े रहेंगे, क्यों राज? लेकिन राज अपनी उंगली देखने में व्यस्त था जहां पर उस मेंढक ने उसे काटा था। उसकी उंगली स्वेल करके पूरी मोटी हो गई थी और लाल लाल हो गई थी। उसको दर्द भी बहुत हो रहा था। राज को उस मेंढक के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उसको अपने पैरों से कुचलना चाहता था। उसने गुस्से में अपना पैर ऊपर उठाते हुए कहा, साले मेंढक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज, तेरी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है। जैसे ही राज ने उस मेंढक को कुचलने के लिए अपना पैर ऊपर उठाया, सौरभ ने उसके पैर पर धक्का मारते हुए उस मेंढक से दूर कर दिया। राज डिसबैलेंस होकर गिर गया। उसने सौरभ से कहा, ये क्या बदतमीजी है सौरभ, तुमने मुझे इस तरह से धक्का क्यों मारा? सौरभ ने कहा, मैंने बचा लिया तुम्हें। पता है ना कि इस मेंढक के अंदर अभी कुछ देर पहले दीपक जी की आत्मा कैद थी, जो अब बाहर निकल चुकी है। लेकिन कुछ ही देर पहले इस मेंढक ने तुम्हारी उंगलियों को काटा था, पर अब तुम इसके ऊपर पैर रख दोगे और इसे मार डालोगे, तब तुम्हारे शरीर से भी तुम्हारी आत्मा निकल जाएगी और उसे तो बचाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं कैद नहीं होगी। तुम्हारी जान जा सकती थी, मैंने बचा लिया। थैंक यू बोलो मुझे अब। राज को डराने के लिए सौरभ के शब्द ही काफी थे। राज वैसे भी बहुत परेशान था और वो सौरभ की बात सुनकर गुस्से में भी आ गया और बुरा भला कहते हुए बोला, अच्छा फंसाया है तुमने मुझे क्यों बलि का बकरा बना दिया? अगर ये काम इतना रिस्की था तो मना कर देते। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरी मदद करनी है। राज ने चिढ़ते हुए कहा, अरे मैंने सोचा कि कोई नॉर्मल मदद की बात होगी, ऐसी मदद नहीं करनी थी कि मेरी जिंदगी खुद खतरे में पड़ जाए। उसकी बात सुनकर काव्या भी हंसने लगी। राज ने सौरभ से फिर पूछा, और तुम्हारी इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर इस मेंढक की जान गई तो मेरी आत्मा निकल जाएगी शरीर से? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इस मेंढक को ताउम्र संभाल कर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये किसी भी तरीके से मारा गया तो इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा। अब क्या मैं एक बुलेट प्रूफ एक्वेरियम बनाकर हर वक्त इस मेंढक को संभाल कर साथ साथ लेकर टहलूं? सौरभ को उसे इस तरह देखकर मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसके पास अभी मस्ती करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने उसे आराम देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस 1 घंटे की बात है। याद रखना, 1 घंटे तक इस मेंढक को कुछ नहीं होना चाहिए और फिर तुम इसे आराम से छोड़ सकते हो। राज सौरभ के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था। उसने सौरभ से कहा, गजब फंसाया तुमने मुझे आज, आगे से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। अब मैं 1 घंटे इसको कहां कहां संभालता फिरूंगा? सौरभ ने राज के ऊपर इल्जाम डालते हुए कहा,
तुमने खुद ही कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। अगर तुम्हें मदद करने का इतना ही शौक है तो फिर अंजाम से मत डरा करो। राज को लग रहा था कि सौरभ की इन सब तकनीक से बचने का तरीका यही था कि वो सौरभ से दूरी बनाकर रखे, वरना वो इसी तरह फ्यूचर में भुगतता रहेगा। इसके बाद सौरभ बाबा बंसीलाल के पास गया और उसने उससे कहा, देखो, अब मेरा पेशेंस भी खत्म हो रहा है। अब तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा, वरना हमारे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे से सच उगलवाने के लिए काफी हैं और मैं उन्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे सीधी तरह से या फिर इनकी खातिरदारी के बाद। सोच लो। बाबा बंसीलाल अब उन लोगों से कुछ नहीं छुपा सकता था, क्योंकि सौरभ के सामने सारी कहानी खुल चुकी थी। इसलिए उसने सौरभ को सब सच बताना ही ठीक समझा। बाबा बंसीलाल ने सौरभ और उसके साथियों को बताया, मैं खुद ये सब नहीं करना चाहता था। ये सब मुझे कनिका ने करने के लिए कहा था। उसने मुझसे दीपक श्रीवास्तव की आत्मा निकालने की भीख मांगी थी और मैं भी उसकी खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ये सब किया। गलती हो गई मुझसे, मैं थोड़ा बहक गया था। सौरभ ने बाबा बंसीलाल से पूछा, लेकिन ये कनिका कौन है और उसका दीपक श्रीवास्तव से क्या कनेक्शन है? वो क्यों उसकी आत्मा को बाहर निकलवाना चाहती थी? तब बाबा बंसीलाल ने उसे बताया, कनिका दीपक श्रीवास्तव की पहली बीवी की छोटी बहन है। उसकी दीपक श्रीवास्तव से कुछ वक्त से अनबन चल रही थी, इसीलिए उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। मेरा पर्सनली दीपक श्रीवास्तव से कुछ लेना देना नहीं है। सौरभ ने कुछ सोचते हुए पूछा, कहाँ मिलेगी ये कनिका? कैसे कांटेक्ट हो सकता है उससे? बाबा बंसीलाल ने सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। सौरभ ने जैसे ही उस कमरे की तरफ देखा, उसे समझ आ गया कि वो औरत जो अपने तन पर कंबल लपेटे बैठी थी, वही दीपक श्रीवास्तव की साली थी। सौरभ के मन में अभी भी काफी सवाल थे। आगे सवाल करते हुए सौरभ ने बाबा बंसीलाल से पूछा, सच सच बताओ, क्या इससे पहले पायल श्रीवास्तव के 2 बच्चों को भी तुम्ही ने मारा था? उसमें भी तुम्हारा ही हाथ था ना? बाबा बंसीलाल सौरभ से कुछ भी छिपाने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए उसने सौरभ को पूरा सच बताते हुए कहा, सब कुछ कनिका की प्लानिंग थी। वो नहीं चाहती थी कि दीपक श्रीवास्तव के कोई और बच्चे हों, ताकि ईशा को उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, और वो न जाने कब से ईशा को ब्रेन वॉश कर रही थी ताकि वो दीपक श्रीवास्तव की सारी प्रॉपर्टी हथिया सके। मैंने जो कुछ भी किया इसी के कहने पर किया था। ये बातें सुनकर सौरभ आगे बढ़ा और उस रूम के सामने आकर खड़ा हो गया, जहां पर कनिका की सिर्फ छाया दिखाई पड़ रही थी उसे। कैसे सुलझाएगा सौरभ ये माजरा? क्या वो दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को वापस उसके शरीर में भेज पाएगा? अपना भेद खोलने के बाद कनिका का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। बाबा बंसीलाल की बातों से सौरभ डॉट कनेक्ट करके समझ पा रहा था। सौरभ ने बाबा बंसीलाल से पूछा, कहाँ है कनिका? इस वक्त बाबा बंसीलाल ने सामने वाले कमरे की ओर इशारा किया। सौरभ अब तक जो भी समझ पाया था, उससे सौरभ को यही मालूम था कि कनिका दीपक श्रीवास्तव की जायदाद हड़पना चाहती थी, जिसके लिए उसे बाबा बंसीलाल की जरूरत थी, और वही बाबा बंसीलाल भी कनिका के हुस्न का भूखा था। यह पूरा कारनामा 2 वे था, लेकिन आगे कौन सा स्टेप लेना था, यह सौरभ की समझ से परे था। सौरभ को इस बात के बारे में पुलिस को बताना भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस वाले ज्यादातर ऐसे मामलों को सीरियस नहीं लेते और केस सॉल्व करने में काफी वक्त लगा देते थे। सौरभ के चेहरे के कंफ्यूजन को राज समझ पा रहा था, इसलिए उसने सौरभ से कहा, सौरभ, एक आइडिया है। तुम सुदीप मोदक जी को क्यों नहीं बुलाते? उन्हें कॉल करो और उन्हें इस बारे में बताओ। मुझे लगता है वो तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेंगे। बाबा बंसीलाल की परेशानी ने सौरभ के दिमाग की खिड़कियों को बंद कर दिया था, जिसके कारण वो कोई नए आइडियाज नहीं सोच पा रहा था, और राज का दिया हुआ ये सजेशन उसके मन को भा गया था। इसलिए उसने राज को झप्पी डालते हुए बोला, थैंक यू यार, ये मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? मैं अभी सुदीप मोदक जी को फोन मिलाता हूँ। सौरभ ने सुदीप मोदक को कॉल किया। सौरभ की कॉल देखकर सुदीप मोदक हैरान रह गया था, क्योंकि तंत्र और वास्तुशास्त्र समिति के इवेंट के बाद सुदीप मोदक ने सौरभ को अपना नंबर इसीलिए दिया था क्योंकि वो उसे किसी काम के लिए कॉल करने वाला था।
लेकिन इस तरह अचानक सौरभ की कॉल आ जाने से सुदीप मोदक घबरा गया था। सुदीप मोदक ने सौरभ को फोन उठाते ही बोला, सौरभ, तुमने मुझे क्यों कॉल किया है? क्या तुम किसी परेशानी में हो? सौरभ ने सुदीप मोदक को बताया, कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसा कहकर सौरभ ने सुदीप मोदक को बाबा बंसीलाल का पूरा मैटर समझाया। सुदीप मोदक ने सौरभ की पूरी बात आराम से सुनी और उसके बाद एक गहरी सांस लेते हुए उसने सौरभ से कहा, सौरभ, हमारे काम के भी अपने कुछ कायदे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नफरत करने वाली चीज है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स अपनी विद्या का इस्तेमाल मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ फायदा हो, और ऐसे लोगों को हम खामोश सजा देते हैं। जैसे ही सौरभ ने सुदीप मोदक के मुंह से खामोश सजा शब्द सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि खामोश सजा बहुत ही मुश्किल सजा थी, जिसमें गलत काम करने वाले की नाक काट दी जाती थी, उसकी आंखें निकाल ली जाती थी और उसके कानों के अंदर सीसा पिघलाकर उसे बहरा कर दिया जाता था। यह सजा किसी डाकू ने तैयार की थी और वो ये सजा उन लोगों को देता था जो उसके साथ दगाबाजी करते थे। सौरभ अभी एक कॉलेज स्टूडेंट था, तो उसके लिए ऐसी खतरनाक सजा किसी को भी देना मुमकिन नहीं था, और फोन पर सौरभ की चुप्पी ने सुदीप मोदक को उसका जवाब दे दिया था। सुदीप मोदक सौरभ के ख्यालों को उसकी चुप्पी से भांप गया था। सुदीप मोदक ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं तुम किस दुविधा में फंसे हुए हो, इसलिए टेंशन मत लो। मैं भोंसले साहब को कॉल कर दूंगा, वो इन सब मैटर्स को हैंडल करते हैं। तुम बस उस वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट को उनके हवाले कर दो, बाकी वो खुद देख लेंगे। असल में उस एरिया में वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स की एक एजेंसी बनाई गई थी ताकि वो लोग वहां के वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स पर नजर रख सकें कि क्या वो लोग अपनी विद्या का सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। अगर वो लोग अपनी विद्या का इस्तेमाल सोसाइटी के लोगों के खिलाफ करते थे तो ये एजेंसी ऐसे लोगों पर एक्शन लेती थी। जिस भौंसले की बात सुदीप मोदक ने की थी वो इस एजेंसी का इंचार्ज था। सौरभ खुद तो बाबा बंसीलाल को यह सजा नहीं दे सकता था, और अगर वो किसी वजह से बाबा बंसीलाल को छोड़ भी देता तो वो बाकी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा था, क्योंकि बाबा बंसीलाल दीपक श्रीवास्तव की ही तरह उन लोगों के साथ भी गलत कर सकता था। इसीलिए सौरभ ने सुदीप मोदक को बाबा बंसीलाल का एड्रेस बताया। सौरभ सुदीप मोदक से कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि बाबा बंसीलाल उसके पैरों में लिपटा हुआ था, उससे रहम की भीख मांग रहा था। बाबा बंसीलाल ने सौरभ से कहा, सौरभ जी, महाराज सौरभ, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए बाबा बंसीलाल ने साथ पड़े अपने वॉलेट से सौरभ को बैंक कार्ड निकाल कर दिया। बाबा बंसीलाल ने सौरभ को बैंक कार्ड देते हुए बोला, ये लो मेरा कार्ड। मेरे बैंक अकाउंट में 60 लाख रुपए हैं और मैं ये सब तुम्हें देने को तैयार हूं, बस तुम मुझे जाने दो। सौरभ एक छोटे मोटे बाबा के अकाउंट में 60 लाख जैसी बड़ी रकम सुनकर चौंक गया था, और उसने खुद से बोला, अगर इस बाबा ने इतने सारे पैसे कमाए हैं तो इसका मतलब इसने दीपक श्रीवास्तव की तरह ही न जाने और कितने लोगों को अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचाया होगा। न जाने कितने लोग इसके शिकार बने होंगे, और न जाने इसने कितने लोगों को मार दिया होगा। इन सारी बातों ने सौरभ के गुस्से को और उबाला दे दिया था। लगभग आधे घंटे के बाद फिर से सौरभ का फोन बजा। फोन पर बज रहे उस नंबर को सौरभ नहीं पहचानता था। सौरभ ने फोन पर पूछा, आप कौन हैं? किससे बात करनी है आपको? फोन पर सामने वाले आदमी ने पूछा कि क्या वो सौरभ बात कर रहा था। सौरभ ने कहा, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद उस आदमी ने सौरभ से कहा, थोड़ी देर पहले मुझे सुदीप मोदक जी की कॉल आई थी, और मैं सौरभ जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमारे काम को इतना सपोर्ट किया। हम लोग उस कुटिया के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, पर यहाँ काले कपड़ों में कुछ लोग हैं जो हमें अंदर नहीं आने दे रहे। क्या आप किसी को कह सकते हैं कि वो हमें लेने के लिए यहाँ दरवाजे तक आ जाए ताकि हम अंदर आ सकें? सौरभ को पता था कि कुटिया के दरवाजे के पास राज के बॉडीगार्ड्स खड़े थे जो उन लोगों को अंदर आने से रोक रहे थे। इसलिए उसने राज से कहा कि वो खुद कुटिया के दरवाजे पर जाकर भोंसले जी को लेकर आए। जब सौरभ ने अपने आसपास खड़े लोगों को भोंसले के बारे में बताया तब बाबा बंसीलाल डर के मारे कांपने लगा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया
उसने गुस्से में सौरभ और काव्या को घूरा। वो दोनों को इस तरीके से देख रहा था जैसे वो उनका हुलिया याद रखने की कोशिश कर रहा हो। राज ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने लगभग 30 साल का एक आदमी सफेद कपड़ों में चश्मा पहने हुए खड़ा था। यह आदमी चलते चलते हॉल में आया और उसकी आंखों ने वहां खड़े हर एक इंसान को गौर से देखा। जैसे ही उस आदमी की नजर सौरभ के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें चमक गई। सौरभ ने उस आदमी से कहा, तो आप ही हैं भोंसले साहब, है ना? भोंसले ने सौरभ से कहा, तुमने सही पहचाना, मैं हूं गौरव भोंसले। सुदीप मोदक जी ने मुझे बताया जो भी यहाँ हुआ, और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने ऐसे इंसान को पकड़ा है जो हमारी विद्या का गलत फायदा उठा रहा है। भोंसले ने अपने पीछे खड़े 2 आदमियों से कहा, वो रहा बाबा बंसीलाल, जाओ इसे पकड़कर यहाँ लेकर आओ। जब भोंसले के आदमी बाबा बंसीलाल को पकड़ने के लिए गए, तब अपनी सजा के बारे में सोचकर उसके माथे से पसीना टपकने लगा और उसकी टांगें कंपकपाने लगी। जब तक भोंसले के आदमी बाबा बंसीलाल को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, इतनी देर में भोंसले ने इशारा करके सौरभ को कोने में बुलाया। सौरभ इस कंफ्यूजन में था कि भोंसले उससे क्या कहने वाला था। सौरभ को वहां साइड में बुलाने के बाद भोंसले ने बिना बात को घुमाए फिराए उससे कहा, सौरभ तुम अभी बहुत छोटे हो, इतनी सी उम्र में वास्तुशास्त्र में इतना कुछ अचीव करना आसान नहीं है। लोग तुम्हारी कामयाबी से काफी जलते भी हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि क्यों ना तुम हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। मैं इस बारे में तुम्हारी राय जरूर जानना चाहूंगा। इससे पहले कि सौरभ अपनी राय बताता, भोंसले ने उससे कहा, पहले आप मेरी एक बात और सुनिए। हमारा डिपार्टमेंट वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स के बीच हो रहे क्रिमिनल इंसिडेंट्स को मॉनिटर करता है। जैसा कि अभी हमने बाबा बंसीलाल का केस देखा। ऐसे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स जो काबिल होते हैं, लेकिन वो अपनी विद्या का इस्तेमाल दूसरों के नुकसान और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करते हैं, वही लोग हमारा निशाना बनते हैं। और अगर वो लोग ढूंढ लिए जाते हैं तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। बात बस इतनी सी है कि हमारे डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है और वास्तुशास्त्र की पूरी इंडस्ट्री को मॉनिटर करना तो हमारे लिए नामुमकिन है। अब क्योंकि आपके जैसे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स बहुत ही कम होते हैं, तो जो जगह आप लोग डिजर्व करते हैं उन्हें दूसरे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो इलीगल काम करते हैं और फिर हम उन लोगों को ढूंढ भी नहीं पाते। अगर आप 7 दिन तक दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को नहीं ढूंढ पाते, तब तो वो एक ऐसी गहरी नींद में चले जाते जिसके बाद उन्हें कोई माई का लाल भी नहीं उठा सकता था। और इस तरह ये बाबा बंसीलाल बहुत सारे पैसे कमा लेता और उनके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आपको हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता हूँ। जो भी बातें भोंसले ने सौरभ को बताई थी वो काफी अट्रैक्टिव थी। भोंसले इस वक्त डिपार्टमेंटल लेवल पर था, जो कंट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के बराबर था। लेकिन ये सारी बातें सौरभ को नहीं लुभा पाई। सौरभ वहां की सल्तनत के बारे में गलत नहीं सोचता था, वो वहां की गवर्नमेंट की बुराई करने वालों में से नहीं था। सौरभ ने ना में अपना सर हिलाते हुए भोंसले के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। भोंसले ने सौरभ से कहा, एक बार फिर सोच लीजिए, ऐसा मौका आपके पास बार बार नहीं आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और की बात के चक्कर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दें। असल में बात कुछ ऐसी थी कि वास्तुशास्त्र समिति का डायरेक्टर होने के नाते भोंसले पर बहुत प्रेशर था। पहली बात तो ये थी कि वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स जगह जगह फैले हुए थे और हर किसी पर कड़ी नजर रखना उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। दूसरा ये कि बहुत से लोगों को वास्तुशास्त्र के बारे में थैली भर की भी नॉलेज नहीं थी और उनके पास आधे से ज्यादा वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स तो ऐसे थे जिनकी उम्र 40 के पार थी और उस स्टेट की डिपार्टमेंट की तरफ से उनका कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं था। भोंसले ने सौरभ से ये रिक्वेस्ट इसीलिए की थी क्योंकि उसे सौरभ में बहुत काबिलियत नजर आ रही थी, वरना वो तंत्र और वास्तुशास्त्र समिति का लीडर कैसे बन पाता। और दूसरा ये कि सौरभ की उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी। भोंसले को लगा सौरभ अभी छोटा था तो शायद वो एक ऑफिसर बनने के भी ख्वाब रखता हो। सौरभ उम्र में तो छोटा था, लेकिन वो बात बिल्कुल बड़े लोगों जैसी करता था और इसी वजह से सुदीप मोदक ने भोंसले और सौरभ को आपस में मिलवा दिया था। सुदीप मोदक ये बात बेहतर तरीके से जानता था कि चाहे भोंसले सौरभ को कोई भी ऑफर क्यों ना दे दे, लेकिन सौरभ उसका डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए उसने खुद सौरभ को ये बात फोन पर नहीं बताई थी। सौरभ ने भोंसले को मना करते हुए बोला,
आप गलत मत समझिए भोंसले जी, मैं आपको और आपके काम को खूब पसंद करता हूँ। बात बस ये है कि मुझे खाली बैठने की आदत पड़ गई है और मैं अपने ऊपर कोई दबाव नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मैं आपके डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं हूँ। ऐसा कहकर सौरभ ने बहुत ही सॉफ्टली भोंसले का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया। भोंसले भी सौरभ के साथ ज्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपना काम करके वहां से निकल पड़ा। भोंसले के जाने के बाद सौरभ ने आत्मा आजाद दिया टेबल से उठाया और दीपक श्रीवास्तव के विला पर जाने का डिसीजन लिया। अब सौरभ दीपक श्रीवास्तव के घर जाकर क्या करेगा? सौरभ को दीपक श्रीवास्तव की आत्मा तो मिल गई, लेकिन अब वो उसे दीपक श्रीवास्तव की बॉडी में कैसे डालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सौरभ ने काव्या को आधी ही डिटेल्स बताते हुए कहा, ये लोग वास्तुशास्त्र समिति की एक मॉनिटरिंग टीम है जो इस चीज पर नजर रखते हैं कि कौन कौन वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट्स अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ये लोग उन्हें सजा देते हैं। भोंसले और उसकी टीम ने कनिका को वहीं छोड़ दिया था क्योंकि उससे उनका कुछ लेना देना नहीं था। उनका डिपार्टमेंट सिर्फ वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट से ही डील करता था और उन्हीं को ही अरेस्ट करता था। कनिका जैसी एक आम इंसान उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं आती थी। भोंसले के वहां से जाने के बाद राज ने सौरभ से पूछा, इस कनिका का क्या करना है फिर? इसको किसके हवाले करना है? ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता इसे, कुछ तो सजा देनी पड़ेगी। सौरभ ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, अभी के लिए इसे यहीं छोड़ दो। आई थिंक हम दीपक से पूछेंगे कि इसके साथ क्या करना है। फिलहाल प्रायोरिटी है दीपक को वापस से होश में लाना। सौरभ ने वहां से सारा सामान बांधा और निकल पड़ा और थोड़ी देर में वो दीपक श्रीवास्तव के विला पर पहुंच चुका था। उसने अपने मन में यह ऑलरेडी तय कर लिया था कि कनिका के साथ दीपक श्रीवास्तव ही डील करेगा, क्योंकि वो उससे रिलेटेड थी और उसने इन सब में दीपक की बेटी ईशा को भी इन्वॉल्व किया हुआ था। लेकिन अभी जरूरी था कि वो कैसे दीपक श्रीवास्तव की आत्मा को उसके शरीर में डाले। यहाँ विला के गेट पर पायल बहुत बेचैनी से उन सभी का इंतजार कर रही थी। सौरभ के वहां पहुंचते ही पायल दौड़ के उसके पास आ गई और उसने उससे पूछा, क्या हुआ? क्या आपको दीपक जी की आत्मा मिल गई? सौरभ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ आत्मा आजाद दिया दिखाया और सर हिलाकर हाँ कहा। सौरभ के इस एक्सप्रेशन से पायल को बहुत राहत महसूस हुई और उसने अपने आंसू पोंछते हुए सौरभ से कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? इनकी आत्मा को इनके शरीर के अंदर वापस कैसे डालेंगे? सौरभ ने पायल से कहा, पायल दीदी परेशान मत होइए, पहले चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे भी इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। सडनली पायल को रियलाइज हुआ कि वो लोग इतनी मेहनत के बाद आए थे और उसने उन्हें गेट पर ही इस तरह रोक लिया था। उसने तुरंत कहा, ओह आई एम सॉरी, आइए अंदर आइए, आप लोग अंदर चलकर आराम से फिगर आउट कीजिए। उन सारे लोगों के हॉल में पहुंचने के बाद सौरभ ने कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद की और ध्यान में जाकर कुछ सोचने लगा। ध्यान में उसने देखा कि बाबा भैरवनाथ एक मंदिर के अंदर पूरा सफेद लिबास पहनकर बैठे हुए थे और जैसे ही सौरभ उनके सामने पहुंचा, उन्होंने अपनी आंखें खोली और खिड़की की तरफ इशारा किया। जैसे ही उन्होंने खिड़की की तरफ इशारा किया, खिड़की का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। सौरभ ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और फिर उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और कहा, इन सारी खिड़कियों को हमें पर्दों से ढकना होगा या बंद करना होगा। हर जगह से सारे दरवाजे भी बंद कर दिए जाएं ताकि रोशनी का नामो निशान तक ना बचे। इस जगह पर पूरी तरह से अंधेरा चाहिए। सौरभ के मुंह से ये बात निकली ही थी कि पायल उठकर खिड़कियां बंद करने लगी और पर्दे लगाने लगी। लेकिन पायल उस वक्त प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसके लिए इतना हिलना डुलना मुमकिन नहीं था। ये देखकर सौरभ और राज उसकी मदद के लिए झट से उठ गए और उन्होंने सारे पर्दे लगा दिए थे। जो बहुत बड़े बड़े कांच वहां थे, उनको उसने और बड़े कपड़ों से ढक दिया था। जब राज और सौरभ ने हर जगह से कमरों को ढक दिया, तब सौरभ ने काव्या से कहा, काव्या एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कहीं कोई रोशनी का जरिया खुला हुआ तो नहीं है। अगर कुछ हो तो उसे भी ढक दो। काव्या ने पूरे हॉल का चक्कर लगाकर कंफर्म किया कि वहां पर और कोई रोशनी का सोर्स नहीं था। सौरभ के इशारे पर सारी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई। तब उस कमरे में सिर्फ रोशनी की एक किरण थी और वो आ रही थी आत्मा आजाद दिए से। उसने फिर सबकी तरफ मुड़कर कहा, यहाँ चाहे कुछ भी हो, आप लोग घबराना मत, हौसला बनाए रखना।
उसने वहां सामने से एक रक्षा कवच निकाला और उसे दीपक श्रीवास्तव के माथे पर बांध दिया। उसके बाद उसने दीपक श्रीवास्तव की बॉडी के सामने कुछ पत्थर रखे और उसकी बॉडी पर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दी। फिर वो बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। बाकी सब लोग उसे शांति से ये सब करते हुए देख रहे थे और ये सब करने के बाद सौरभ दीपक श्रीवास्तव की बॉडी से साइड हो गया और उसने आत्मा आजाद दिए के कवर को हटाया। उस दिए की लौ धीरे धीरे बढ़ने लगी और वो फड़फड़ा रही थी, जिसकी आवाज उन सभी को अच्छे से सुनाई दे रही थी। राज ने काव्या के कान में कहा, टीवी में जब भी हम देखते हैं ये दिए की लौ फड़फड़ाती है तो उसका मतलब होता है कि कोई मरने वाला होता है। यहाँ तो उल्टा दिख रहा है। काव्या ने उसे चुप कराते हुए कहा, देख नहीं रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया चल रही है, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। इसके बाद राज चुप हो गया और वो लोग ध्यान से पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व करने लगे। थोड़ी देर के बाद उस दिए के अंदर से नीले रंग का एक धुआं निकलने लगा और उस धुएं ने दीपक श्रीवास्तव की शेप ले ली। वो एकदम दीपक श्रीवास्तव जैसा दिखने लगा। काव्या और राज पहले से ही सौरभ की खूबियों के बारे में जानते थे, लेकिन वो हर बार उन लोगों को कोई ऐसा नया नमूना दिखा देता था कि वो लोग फिर से चौंक जाते थे। इसके बाद उस धुएं का साइज कम होने लगा, लेकिन अभी भी उसकी शेप दीपक श्रीवास्तव जैसी ही थी और वो धुआं उड़कर उस रक्षा कवच में चला गया जो सौरभ ने दीपक श्रीवास्तव के माथे पर बांधा हुआ था। इस धुएं के रक्षा कवच में घुसते ही एक पीले रंग की चमकदार रोशनी निकली जो 1 मिनट तक चमकती रही। सौरभ ये नजारा देखकर खुश था और उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन थी। वो समझ गया था कि वो सही ट्रैक पर था। इसके बाद सौरभ ने पायल से कहा, पायल दीदी, मैंने जो आपको वादा किया था वो पूरा हो गया है। दीपक जी की आत्मा उनके शरीर में वापस आ गई है। अब आप उनको उठाने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायल ने जैसे ही ये सुना वो दौड़कर दीपक के पास आ गई और उसने 3-4 बार दीपक का नाम लिया और उसे हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। पायल की आवाज दीपक के कानों में घुसते ही उसके चेहरे पर कुछ मूवमेंट्स होने लगे। पायल ये मूवमेंट्स देखकर और जोर से दीपक का नाम चिल्लाने लगी ताकि वो उसे जल्द से जल्द उठा सके। फिर से पायल की आवाज सुनकर दीपक की पलकें 2 बार झपकी और उसने धीरे धीरे अपनी आंख खोली और अपने सामने पायल को बैठा हुआ पाया। सब लोग खुश हो गए और पायल तो खुशी के मारे रोने ही लगी। पायल को इस तरह रोते हुए देखकर दीपक श्रीवास्तव कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। इसलिए उसने पूछा, क्या हुआ पायल, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? दीपक की आवाज सुनकर पायल खुशी के मारे और जोर से रोने लगी और उसने दीपक को कस के गले लगा लिया। अभी तक पायल ने खुद को संभाला हुआ था। वो किसी के सामने अपना डर जाहिर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन अपने पति को अपने सामने सही सलामत देखकर वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई। दीपक अभी भी कंफ्यूजन में था कि पायल क्यों रो रही थी, इसीलिए उसने कहा, बताओगी क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं तो एकदम ठीक हूं। तभी दीपक की नजर राज, सौरभ और काव्या पर पड़ी जो वहीं पास में खड़े हुए थे। अपने सामने उन तीनों को यूं अचानक खड़े देखकर दीपक सोच में पड़ गया कि वो लोग उसके बगैर बुलाए उसके घर में क्या कर रहे थे, क्योंकि जब आखिरी बार वो उनसे मिला था तब दीपक ने उनसे कहा था कि वो उन्हें बताएगा कि आगे क्या करना है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता या कोई बात कर पाता, पायल ने दौड़कर सौरभ के आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सिर्फ इन्हें ही नहीं मुझे भी नई जिंदगी दी है। मुझे नहीं पता कि अगर आप नहीं होते तो क्या होता। आपका यह एहसान तो मैं ताउम्र नहीं चुका पाऊंगी। दीपक श्रीवास्तव अभी भी कंफ्यूज था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, आखिर कोई मुझे भी बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? तुम लोग कब यहाँ पर आए और तुम रो क्यों रही हो? पायल ने रोते हुए दीपक से बताया, आप एक दिन काम करते करते अचानक से गिर पड़े और आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल गई थी। डॉक्टर्स ने आपको कोमा में डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सौरभ जी ने बताया कि प्रॉब्लम क्या थी। उन्होंने आपकी आत्मा को खोजा और फिर उसे आपके शरीर के अंदर वापस डालकर आपको जिंदा किया। मैं तो लगभग हार ही चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। इतना कहकर रोते रोते वो दीपक से लिपट गई। दीपक ने उसे संभाला, लेकिन अभी भी खुद उसके अंदर सारी चीजें प्रोसेस नहीं हो पाई थी। पर पायल की इतनी खराब हालत देखकर उसने बहुत ही नॉर्मल बिहेव किया और जब उसने देखा कि
पायल बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है, तो उसने पायल से कहा, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। अब परेशान मत हो। आओ, मैं तुम्हें ऊपर बेडरूम तक छोड़ आता हूँ। थोड़ी देर आराम कर लो तुम। दीपक ने सौरभ की तरफ इशारा किया कि वो ऊपर जाकर पायल को छोड़ के आ रहा है। सौरभ ने बस नॉड कर दिया। जब दीपक पायल को छोड़कर नीचे आया, तब सौरभ ने उससे कहा, मुझे आपको कुछ बताना है। आपकी पहली बीवी की बहन कनिका ने ये सारी साजिश रची थी। वो आपको मारना चाहती थी, इसीलिए उसने एक तांत्रिक से कांटेक्ट किया और उसे फिजिकल फेवर्स और पैसे दोनों ऑफर किए ताकि वो आपको रास्ते से हटा सके। इसके पहले भी जो पायल दीदी के 2 मिसकैरेजेस हुए थे, उसके पीछे भी कनिका का ही हाथ था। उसी ने वो फोटो और उसके अंदर पिन चुभाने का तरीका ईशा को सिखाया था। मैंने उस तांत्रिक को तो सजा दिलवा दी, लेकिन कनिका को इसलिए छोड़ दिया ताकि आप खुद उससे डील कर लें। वो आपकी पहली वाइफ की सिस्टर है आफ्टर ऑल। सौरभ की बात सुनकर दीपक श्रीवास्तव उसके पैरों में गिर गया और उसने सौरभ से कहा, मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने पहले मेरे बच्चे की जान बचाई और अब मेरी भी आज जान बचाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कनिका, जिसे मैंने कभी अपनी फैमिली जाना था, वो इस तरह से मेरी खून की प्यासी हो जाएगी सिर्फ पैसों के लिए। और तो और उसने मेरी मासूम बेटी का भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारा ये एहसान जीवन भर रहेगा। सौरभ ने पूछा, कनिका के लिए क्या सोचा है? क्या करना है उसके साथ? क्योंकि वो फिर आगे चल के इस तरह की कोशिश कर सकती है, किसी और तांत्रिक या वास्तु एक्सपर्ट को यूज कर सकती है। दीपक श्रीवास्तव ने फिर खड़े होकर सौरभ से कहा, उसका भी इंतजाम होगा। खैर, आप लोग कुछ देर यहीं रुकिए, मैं भी आता हूं। ये कहकर दीपक श्रीवास्तव स्टडी में चला गया। सौरभ इस सोच में पड़ा हुआ था कि दीपक श्रीवास्तव आगे क्या करने वाला था। वो कनिका को कैसे डील करेगा और उसे क्या सजा देगा। जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। सौरभ काफी देर तक ये सोचता रहा कि दीपक आखिर गया कहां था। काव्या और राज भी हैरान थे। थोड़ी देर के बाद जब दीपक श्रीवास्तव सौरभ के पास लौट कर आया, तो उसके हाथों में एक एनवेलप था। उसने सौरभ के सामने एक एनवेलप खोला तो उसमें एक रियल एस्टेट टाइटल की डीड थी। दीपक श्रीवास्तव ने उस डीड को सौरभ के हाथों में रख दिया और कहा, यह सर्कल रोड पर एक शॉप की डीड है जिसमें टोटल 3 फ्लोर्स हैं। क्योंकि आप जयपुर में पहली बार आए हैं, तो हो सकता है आगे चलकर आप एक कंपनी शुरू करना चाहें, तो ये शॉप मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। जितने भी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट होते थे, वो कंसल्टेशन के लिए कोई ना कोई जगह ले लेते थे और वहां पर प्रैक्टिस करते थे और दूसरे लोगों की मदद करते थे। इसीलिए दीपक श्रीवास्तव को यह लगा था कि सौरभ भी आगे चलकर ऐसी ही कोई कंपनी शुरू करेगा और अपनी प्रैक्टिस करेगा। तो अगर उसके पास ऐसी कोई स्पेस होगा तो उसके लिए लोगों से डील करना आसान हो जाएगा। ये लोकेशन भी कमर्शियल सर्कल के बीचों बीच थी और इसके 3 फ्लोर थे, जिसकी वजह से सौरभ यहाँ पर आसानी से अपनी कंपनी शुरू कर सकता था। सौरभ ने सर्कल रोड के बारे में सुना था, जो वहां के बहुत ही हाई एंड सेक्शन में आता था। उसने दीपक से कहा, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो बहुत कीमती है। ये पूरा एरिया चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भरा हुआ है। ये जगह तो मैं अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। यह ठीक नहीं है। आपने मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता हूँ। सौरभ ये एनालाइज कर रहा था कि जिस जगह पर वो शॉप थी, वहां पर तरह तरह की कंपनी थी। ऐसी जगहों पर बिल्डिंगों में एक शॉप का किराया भी लाखों में होता था, तो ये तो फिर भी पूरे शॉप के डीड की बात थी, यानी कम से कम वो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। सौरभ ने फिर से झिझकते हुए दीपक से कहा, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं ले सकता। इससे आपके काम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपके काम में भी डिस्टरबेंस आएगा। दीपक श्रीवास्तव ने सौरभ को बताया, अरे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। मेरी कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है और मुझे इस लैंड की कोई जरूरत नहीं है। और इस वक्त मैं अलग अलग शहरों में अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ, तो उसके लिए इस शॉप को अपने पास रखना किसी काम का नहीं है। मुझे इस वक्त इसकी वाकई जरूरत नहीं है, और अगर ये तुम्हारे काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। सौरभ अभी भी कंफ्यूज्ड खड़ा देख रहा था। जब दीपक श्रीवास्तव ने देखा कि सौरभ अभी भी डायलेमा में था, तो उसने बहुत प्लीड करते हुए कहा, आप प्लीज मेरे इस ऑफर को मना मत कीजिए। देखिए, आपने मेरी जान बचाई और एक बार मेरी पत्नी की भी जान बचाई और मेरे होने वाले बच्चे को भी बचाया है, इसलिए काफी एहसान है आपके हमारे ऊपर।
ये तो बस एक छोटी सी हेल्प है। दीपक श्रीवास्तव सौरभ को वो डीड लेने के लिए मनाता रहा। कनिका की हरकतें दीपक श्रीवास्तव को एक अलार्म बेल दे रही थी। अगर बिजनेस ओपोनेंट्स या कनिका जैसे दूसरे लोग उसे इस तरह डील करेंगे तो वो उन्हें दूर नहीं कर पाएगा। और अगर वो इस शॉप को सौरभ को दे देता है तो एक तो सौरभ के साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप बनेगी और दूसरा सौरभ इसी बहाने जयपुर में टिक जाएगा, जिससे अगर दीपक श्रीवास्तव को फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़े तो वो जल्द से जल्द सौरभ को अपने पास बुला सकता था। अगर सौरभ उस जगह पर अपनी कंपनी शुरू नहीं भी करता था तो वो उसे किराए पर दे सकता था और उससे अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकता था। काव्या ने सौरभ के पास आकर उसको समझाया, सौरभ, आई थिंक कि अगर दीपक जी इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें ये शॉप ले लेनी चाहिए। जिस तरह से तुम दूसरों की हेल्प कर रहे हो, इसे भी उनकी तरफ से अपने लिए एक हेल्प समझो। तुम्हारे लिए अगर एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा तो तुम फुल टाइम दूसरों की हेल्प करने के लिए इन्वेस्ट कर पाओगे। दीपक और काव्या के इतना दबाव देने पर फाइनली सौरभ ने उस लैंड को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए तो मैं कर लेता हूँ। दीपक श्रीवास्तव ये सुनकर बहुत खुश हो गया। अब क्योंकि सौरभ वो लैंड डीड लेने के लिए मान गया था, इसलिए दीपक श्रीवास्तव ने सौरभ के साथ तहसील जाने का अपॉइंटमेंट लिया। राज ने कहा, सौरभ, आज तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सौरभ ने कुछ कहा नहीं, बस एक नॉड करके राज के साथ चल दिया। सौरभ राज की गाड़ी में बैठकर निकल गया और उसे याद ही नहीं रहा कि उसकी बुलंद तलवार काव्या की गाड़ी में रह गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में राज ने उससे कहा, सौरभ, काव्या तुमसे जिस तरह से बर्ताव करती है, ऐसा मैंने आज तक उसे किसी भी आदमी के साथ करते हुए नहीं देखा। वो तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट करती है। I mean, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, लेकिन इतनी स्वीट वो किसी के साथ नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कुछ ऐसा कभी फील हुआ? सौरभ उन लोगों को ज्यादा पहले से नहीं जानता था, फिर भी काव्या ने उसे इस लैंड को एक्सेप्ट करने के लिए इतना मनाया। इस बात ने राज के मन में एक खलबली मचा दी थी। उसे लग रहा था कि कुछ तो ऐसा था जो वो नहीं जानता था। राज ये जानना चाहता था कि सौरभ और उसकी बहन के बीच क्या कुछ हुआ था। सौरभ राज के संशय को समझ रहा था कि शायद इसीलिए राज की बात सुनकर उसे और हंसी आ गई और उसने मजाक में राज से कहा, हो सकता है तुम्हारी बहन को मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ, इसलिए वो ऐसा कर रही हो। भाई, हैंडसम लड़कों के लिए तो लड़कियां एक्स्ट्रा एफर्ट डालती ही हैं, जैसे लड़के डालते हैं। राज ने सौरभ से कहा, तुम हैंडसम हो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा हैंडसम लड़के हैं जिन्हें मेरी बहन कुछ नहीं समझती। उसके आगे पीछे एक से एक अच्छे और रिच लड़के पड़े रहते हैं आज भी, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती। पता नहीं तुम्हारे साथ उसका बिहेवियर इतना डिफरेंट क्यों है। सौरभ अब उसके शक को और हवा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कुछ ऐसी बात सोची कि जिससे राज को थोड़ा कन्विंसिंग लगे। उसने एक और पॉसिबिलिटी जाहिर करते हुए राज से कहा, तुम्हारी बहन का रवैया मेरी तरफ शायद इसीलिए बदल गया क्योंकि मैं उसकी मदद करने के लिए तपोवन गुफा तक गया था और तारामणि ढूंढने में मैंने तुम लोगों की मदद की थी, और वो उसे अपनी माँ के लिए चाहिए, जिसके लिए वो बहुत सेंटिमेंटल है। शायद इसीलिए भी वो मुझे थोड़ा पोलाइटली ट्रीट कर रही हो। राज सोच में पड़ गया कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते थे। इधर सौरभ के दिमाग में एक बात आई कि जब वो और काव्या फिसल कर नीचे गिरे थे तब वहां पर क्या हुआ था। ये बात उन्होंने राज को नहीं बताई थी और उसे सडनली लगा कि कहीं राज को ये याद आ गया तो वो उससे पूछ ना ले। सौरभ राज को नहीं बताना चाहता था कि वो और काव्या एक साथ फिसल कर नीचे गिर गए थे, तब वहां क्या हुआ था। इसीलिए उसने राज से जान छुड़ाने के लिए कुछ बहाने के बारे में सोचा और फिर उसने बात को बदलते हुए राज से पूछा, आजकल तुम लोग राहुल पर नजर नहीं रख रहे हो क्या? 2 दिन पहले जब मैं अपने होटल से बाहर निकल रहा था तो उसके 2 आदमियों ने मुझ पर नजर रखी हुई थी। सौरभ का पैंतरा काम कर गया। राज तुरंत ही राहुल का नाम सुनकर चौकन्ना हो गया और उसने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राहुल के लोग तुम पर नजर रख रहे हो, क्योंकि मैंने उनके पीछे खुद एक बंदा लगाया हुआ है उस पर नजर रखने के लिए, और जिस आदमी को मैंने राहुल पर नजर रखने के लिए कहा था उसने मुझे बताया कि राहुल और तिलक शर्मा उस दिन से अब तक अपने विला ही हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सौरभ ने राज से कहा, मेरे और कोई दुश्मन नहीं है और 2 लोग सच में मुझ पर नजर रख रहे थे। होटल के बाहर वो लोग सिगरेट पीते हुए घंटों मेरे बाहर निकलने का वेट कर रहे थे। सौरभ ने ये नहीं बताया कि ये बात स्पेशल फोर्स बॉयल ईगल के यश ने ऑब्जर्व की थी जब वो सौरभ को बेस पर ले जाने के लिए पिक करने आया था।
सौरभ ने उससे कहा, ये लोग हो सकता है कि अभी भी होटल के बाहर ही हों। एक बार थोड़ी दूरी पर रोक कर ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं कोई है तो नहीं। राज ने कुछ कहा नहीं और सौरभ के कंसर्न को समझकर गाड़ी होटल से 10 मीटर दूर रोक दी और वहां से राज ने देखने की कोशिश की कि क्या वो दो लोग अभी भी वहां मौजूद थे, लेकिन उस वक्त होटल के बाहर कोई नहीं खड़ा था। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब उन्हें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, तब सौरभ ने राज से कहा, हो सकता है वो लोग अब चले गए हों, लेकिन तुम लोगों को अपना काम तेजी से करना होगा। मुझे लग रहा है कि राहुल मुझे टारगेट कर रहा है और वो उस दिशा यंत्र को पाना चाहता है। अब क्योंकि वो दिशा यंत्र मेरे पास है, इसलिए मुझे लगता है राहुल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। होशियार रहने की बहुत जरूरत है। ऐसे लोग अपनी चीजों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, राज ने सौरभ को बताया। काव्या ने राहुल पर मुकम्मल नजर रखी हुई है और काव्या ये भी कह रही थी कि राहुल के पीछे की ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही वो लोग सही एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पता नहीं उनके कनेक्शंस कहां-कहां तक हैं। हो सकता है कि राहुल के पीछे बहुत पावरफुल लोग इन्वॉल्व हों, इसीलिए उनका पता लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए अभी तक राहुल को छोड़ा हुआ है और उसके साथ कुछ किया नहीं। इस बार सौरभ ने राहुल को इवेंट में जीतने नहीं दिया और खुद जीतकर उस दिशा यंत्र को ले लिया, जिससे सौरभ को महसूस हो रहा था कि राहुल उससे नाराज है और उस पर अटैक कर सकता है। उसने तो आकर उसे बहला फुसला कर कंपटीशन से बैकआउट करने के लिए भी कहा था। सौरभ को पूरा यकीन था कि इसके पीछे कुछ बड़े लोगों का हाथ था। राज ने जब सौरभ को इस तरह से कंसर्न देखा तो उससे बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड्स भेज दूं? अगर तुम्हें उन लोगों से डर लग रहा है, तुम्हारे साथ ही रहेंगे और देखेंगे। एक गाड़ी तुम्हारे लिए परमानेंटली रखवा देता हूँ, और अगर उसके बाद भी ज्यादा खतरा फील हो तुम्हें तो पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सौरभ ने राज को इनकार करते हुए बोला, नहीं, इससे वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे और तुम्हारे लिए उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ जयपुर में और ज्यादा दिन रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो भी काम था वो पूरा हो चुका है। बस तुम लोग राहुल का मैटर जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करो और तुम लोग भी सावधान रहो। उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जब तुम्हारा एक खास बॉडीगार्ड किसी और का आदमी निकल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर सौरभ राज की गाड़ी से उतरकर उसे सी ऑफ करने के बाद होटल की तरफ मुड़ा। जब सौरभ होटल के अंदर घुस रहा था तब उसे महसूस हुआ कि कुछ मिसिंग है, और ध्यान देने पर उसे याद आया कि वो काव्या की गाड़ी में बुलंद तलवार को भूल गया था। सौरभ को पता था कि बुलंद तलवार उससे नाराज होगी, इसलिए उसने काव्या को फटाफट कॉल मिलाने के बारे में सोचा। सौरभ अपने रूम पर जाने के लिए लिफ्ट में गया और उसने अपना फ्लोर नंबर प्रेस किया, लेकिन लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर जाकर रुकी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, दो अजीब से आदमी सौरभ के सामने खड़े हुए थे। जैसे ही उनकी नजर सौरभ पर पड़ी, उनके चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे कि वो लोग सौरभ का ही वेट कर रहे थे। उन दोनों को देखकर सौरभ के चेहरे पर डर के भाव आ गए और उसने दरवाजे को बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, उन दोनों में से एक आदमी ने लिफ्ट के दरवाजे के बीच अपना हाथ रख दिया ताकि दरवाजा बंद ना हो सके। कौन थे ये दोनों आदमी और ये सौरभ के साथ क्या करने वाले थे? क्या इन लोगों का राहुल या उसकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई कनेक्शन था? जानने के लिए सुनते रहिए आई बला को टाल तू, सिर्फ